बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यों नावल कोई लम्हा ख्वाब नहीं होता, रिटन बाय अरीशा गज़ल। ये जो है ये मैं फरमाइशी नावल पढ़ने जा रही हूँ और ये आज ही हम इंशाल्लाह कंप्लीट नावल पढ़ेंगे। ये इसकी लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पहले तो ये देखते हैं कि इसकी फरमाइश पे है। आई थिंक हसनैन अली नाम है उनका जी। तो ये इनकी फरमाइश पे ये मैं ये नावल रीड करने जा रही हूँ। हसनैन अली ही नाम है इनका आईडी का। तो आइए ये पढ़ते हैं नावल। तो ये जो नावल है ना, ये एमरजेंसी निकाह पे है कि हीरो हीरोइन का एमरजेंसी में निकाह होता है। इनकी दादी वो हॉस्पिटल में लेटी होती है तब होता है। मैंने वैसे ये नावल पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन अभी मैंने मोटा मोटा देखा था ऊपर ऊपर से, तो उधर से मुझे थीम समझ में आया वो मैंने लिख दिया। और उसके बाद दोनों जो हैं वो कज़न्स हैं, कज़न मैरिज पे है। उसके बाद लव आफ्टर मैरिज है और जो हीरोइन है ना वो ऑर्फन है, मतलब कि यतीम है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हुई है तो अपनी दादी के साथ रहती है और अपने वो ताया चाचा होते हैं ना वो सारे रहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम नावल स्टार्ट करते हैं। कोई लम्हा ख्वाब नहीं होता, रिटन बाय अरीशा गज़ल। गुलाबी सूट में वो किसी परी की तरह दिखाई दे रही थी। इसके सुनहरी बाल खुले हुए थे और मेकअप तो इतने सलीके और तनासुब से हुआ था कि बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि इसके हुस्न की चांदनी को निखार ही रहा था। एक तो तुम लोग करती हो, लगता है मुकाबला हो रहा है। ये जो इतना मेकअप करेगा वही अव्वल रहेगा। इसने जरिश का जिक्र करते हुए ज़ुहूर को बीच में घसीटा। इतनी जल्दी तो ज़मीन में भी शाये नहीं होते जितनी जल्दी तुम्हारे बयानात बदलते हैं। अभी कल ही तुम रोमा से कह रहे थे सादगी में जो हुस्न होता है वो मेकअप ज़्यादा चेहरों में कहाँ, और इसी किस्म की बातें करके तुमने बेचारी को बर्थडे पार्टी में बिल्कुल सादा ही भेज डाला था। और अब अपनी इन मोहतरमा का मेकअप भी सलीके तो तनासब से पुर लग रहा है। कहाँ गए तुम्हारी सादगी पर कारी वो पुर लेक्चर और ख्यालात। वो मरने मारने पर उतर आई। जालिम लड़की फ़ौरन कत्ल पर आमादा हो जाती है। ये सियासत है, इसी तरह चलना चाहिए, ऐसे ही लोग कामयाब रहते हैं। शान ने इसके हाथों से कुशन छीन कर अपने बाजुओं में तो पहुंचा था। लेकिन ये तो दोगली सियासत है, अपने लिए कुछ दूसरों के लिए कुछ। हमारे ऐवानों में यही चल रही है, बिलहाल गुजारा करो। ऐवानों में तुम्हारे इस भूसे भरे दिमाग में जो मकारियों के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। वैसे सुना है हस्बे इख्तलाफ वाले शादी से पहले चाहते तुम किसी अच्छी पोस्ट पर फाइज हो जाओगे, जो कि इस जन्म में मुमकिन नहीं। अभी नकली डिग्रियों से भी नौकरी मिली है भला? कभी नकली डिग्रियों से भी नौकरी मिली है भला? इसने मुस्कुराकर कहते हुए जी भर के इसका दिल जलाया। वो अपने मामू साथ में इंटरेस्टेड था, मगर आजकल इसके वालिद से शान की वालदा की खफकी चल रही थी, क्योंकि इन्होंने बाला ही बाला अपने बेटे जुनैद की मंगनी अपने ही सर्कल में किसी दोस्त के यहाँ कर डाली थी। और भतीजी सारा, जिसके लिए कभी कह रखा था, इसका एहसास तक नहीं किया था। अब इनके इस इक़दाम के बाद शान और जरिश का मुस्तकबिल ख़तरे से दो चार था। अव्वल तो वो बरसरे रोज़गार ना था, दूसरे इनके वालिदैन के दरमियान खिंचाव और इख्तलाफ ने इस मामले को डामाडोल कर डाला था। तीसरे, इन्होंने अब शान के लिए जॉब की शर्त भी रख दी थी। हालांकि शान के वालिद का अपना कारोबार था जिसे एहसान मिर्ज़ा और फुरकान मिर्ज़ा दोनों ही भाइयों ने संभाला हुआ था। ताजदार बेगम का ख्याल था कि ये सब मंगनी ख़त्म करने के बहाने वो अपनी बेटी को भी अपने बेटे की तरह किसी ऊंची जगह बयाना चाहते हैं। इनके इस ख्याल से शान मुतफिक नहीं था। बकौल इसके ज़रिश इसके लिए इंतहाई सिंसियर है और वो कभी अपने वालिदैन के हमख्याल नहीं हो सकती, इसलिए वो सरगर्मी इसे जॉब ढूंढ रहा था। इसके इख्तलाफात और नज़रियात से ताजदार बेगम को हज़ार इख्तलाफ सही, मगर वो जवान औलाद पर कदगर नहीं लगा सकती थी। इस सिलसिले में एहसान मिर्ज़ा ने शान की पसंद को तरजीह दी थी। अगर तुम जरिश के लिए राज़ी हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तुम जॉब करना चाहते हो, खुशी से करो। शादी के बाद अपना बिजनेस संभाल लेना, क्योंकि ये सब आखिर तुम्हारा ही है और तुम्हें ही संभालना है। इनकी सपोर्ट ने भी इसे खास शहद दे रखी थी। तुम्हारे मुँह में खाक, शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए, वो सख्त बुरा मानकर बोला। सच बोलने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता, वरना तुम दुनिया के बदसूरत तरीन आदमी होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ तुम ही बोलते हो और वो भी बिला दरेक। हाय हाय, लड़की क्या गला फाड़ कर बच्चे को टोक रही है? ज़ुबैदा बेगम दादी हाँपती काँपती वहीं चली गई थी। दादी देख लें, आपके लाड प्यार ने हुर का दिमाग अर्श पर पहुँचा रखा है। ये किसी को अपने आगे कुछ समझती नहीं। बकौल इसके हम सब झूठे हैं और ये सच्ची है। वो बोलते बोलते इनके कंधे से लगकर इसे घूरते हुए बयान बदल गया और इसके अल्फाजों पर ज़ुबैदा बेगम का रंग सुर्ख हो चला था और हुर मसमसी सूरत बनाए हुए सफाई करने की कोशिश करने लगी। दादी, ये शान का बच्चा उल्लू, इसने मारे तैश के मुठिया भेजी। खबरदार, जो मेरे सामने ज़ुबान फाड़ने की कोई कोशिश की तो, इन्होंने इसे डांटते हुए टोका। इस कलमुही ज़ुबान के पीछे पहले ही दो रिश्ते हाथ से जा चुके। यही एतवार है तो ये मंगनी भी गई। इस कैंची की तरह चलती ज़ुबान के आगे खंदक है जो दिल चाह बड़े छोटे का लिहाज किए बगैर कह डाला। कितना बड़ा है शान तुमसे? इन्होंने गर्म होते हुए इससे पूछा, मगर जवाब शान ने झट से दिया, पूरे 5 साल। ना भाई साहब, ना लाला, ना फूटे मुँह से भाई
भाड़ सा मुंह खोलकर जो दिल चाहा कह लिया। अगर कोई सुन ले तो यही कहेगा कि ये तीन पोती की है, तरबियत की है। वो जली बैठी थी। दादो, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि लाला या भाई साहब के लकब से पुकारा जाऊँ। शान को ये आदाब कति पसंद नहीं आए। हूर हंसने लगी। खी के अलावा और हुनर ही क्या है? वहाँ ससुराल में भी सास कुछ कह दे तो दांत निकालती रहना, सबक ना हासिल करना। इन्हें हूर का हंसना एक आंख ना भाया था। दादी, शादी ज़रूरी भी नहीं है, इसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है। हाँ, ताकि रोज़ आखिरत तेरे अम्मा बाबा मेरा गिरेबान पकड़ के खड़े हो जाएं कि एक पोती की जिम्मेदारी डाली थी, वो फ़र्ज़ भी दाना हुआ। इतनी देर से साग ही तो तोड़ रही है, अभी तक पूरा ना हुआ। खाना कब पकेगा? मगरिब होने वाली है। इस बार इनकी नज़रें इसके चलते हाथों पर पड़ी और इन्हें मजीद सवाल बातें सुनाने का मौका मिल गया। मैं तो अच्छा भला काम कर रही थी, ये शान अपनी फियांसी के किस्से सुनाकर मेरा वक्त ज़ाया करता रहा। ये क्या भला? इनके सर से हूर की बात गुजर गई। वो दादो, मैं अनकरीब बाइक लेने वाला हूँ ना, ये हुरी से कह रही है। शान ने संजीदगी से इन्हें समझाते हुए कहा। इसकी मकारी पर जाते वक्त हुरन ने पीछे से इसका कॉलर खींचा था और वो तख्त पर लुढ़क गया, अदम तवाज़न की बिना पर। अरे लड़के, संभल कर बैठ, मुझ बूढ़ी का दम निकालेगा। वो हाथ से परे धकेलते करते हुए चिल्लाई। बस दादो, नींद सी आ रही है, जाकर लेटूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। ये सोने का कौन सा वक्त है? इस घर के वालों के रहने वालों के तो ढंग ही निराले, ना नमाज का ख्याल ना अजान का एहतराम। चल दिए सोने। इसके जाने के बावजूद वो बड़बड़ाती रही। अम्मा, ये हूर कहाँ है? छोटी बहू की आवाज़ पर इन्होंने सर उठाया और बगौर इन्हें देखते हुए बोली। होगी कहाँ? ये खाना पकाने का वक्त है, वहीं होगी। इनके लहजे की तलखियाँ यहाँ थी। वो चाहे हूर को कुछ भी कह लेती, इन्हें ये बात बेहद गरां गुजरती कि इस बिन माँ बाप की बच्ची की वो नौकरों की तरह समझते थे। हर काम पर इन्हें हूर याद आ जाती और जहाँ कहीं तफरी का प्रोग्राम बनता इसे छोड़कर चल देते। इन्हें अपने बेटों के साथ ही रहना था, इसलिए भी बहुओं से नाराज़गी नहीं रख सकती थी, मगर जब पैमाना सब छलकने लगता तो टोक बैठती थी। इस वक्त भी बहू की आमद साफ जाहिर करी थी कि इन्हें कोई काम आ पड़ा। कोई काम था? इन्होंने लहजे को सरसरी बनाते हुए पूछा। काम क्या होना है? खुद ही जिद कर रही थी कि सफ़िया का सूट मैं ही सी दूंगी और शाम से पहले दे जाऊंगी। अभी तक वो ऊपर नहीं आई। मैंने सोचा खुद ही जाकर पूछ लूँ। बेजारी सूरत से यहाँ थी। तभी हुर किसी काम से वहाँ आई तो इसे देखते हुए शुरू हो गई। सॉरी चची, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। इसकी आंखें हमारे अफसोसों मलाल के नीची थी। शाम को ज़रा सा खाना तैयार करना होता, वरना तुम करती क्या जो याद नहीं रहा। मैंने सफ़िया से कहा भी था कि आस लगा कर ना बैठे, तुम्हारे सारे काम ऐसे ही होते हैं। मगर वो बेवकूफ़ लड़की अभी तक इसी उम्मीद पर बैठी है कि तुम। इन्होंने गुस्सीली नज़रों से शर्मिंदा हूर को मज़ीद शर्मसार किया। मैं कल ज़रूर सी दूँगी चची। इसने मल्तजियाना लहजे में जाती हमारा चची को मनाना चाहा। कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद किसी को आसरा देने की। लो भला, आज ना हुआ तो कल क्या होगा? वो ना खुद से सर झटकती कमरे से निकल गई। इनके पीछे वो अफसरदा सी किचन में आई। तुम्हें क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? इस वक्त तो 12:15 हो रहे हैं। शान चाय फ्लास्क से निकालते बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिगड़ कर बोली और आगे बढ़कर आटा निकालने लगी। लड़की, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं या फिर तुम्हें बनने की बहुत आदत है? वो चाय का कप लेने के बाद बोला तो वो तप गई। जहाँ इतने सारे ड्रामे पहले से मौजूद है तो मज़ीद किसी ड्रामे की ज़रूरत है? यहाँ पर कितना ही करते हो, किसी को एहसास ही नहीं होता। और हो भी कैसे? आखिर मैं करती ही क्या हूँ? वो सख्त में लालो अफसोस की कैफियत में थी। हुआ क्या? ये पारा क्यों गर्म हो रहा है भाई? किसी का गुस्सा किसी पर, किसी और पर, ये तो इंसानियत तो ना हुई। चलो जल्दी से बताओ, वरना दादी अगर गलती से यहाँ आ गई तो सब खाते खोल कर बैठ जाएंगी कि मैं इनसे सोने का क्या कराया था। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला तो वो हंसते हुए तमाम किस्सा सुना गई। जब तक तुम अपना एहसास नहीं करोगे, कोई दूसरा भी तुम्हारा एहसास नहीं करेगा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी टेलर बनने की? अगर हाथ और सिलाई ही साफ़ करनी है तो अपने सूट में महारत हासिल करो। दौड़ दौड़ कर हर एक के काम क्यों करती फिरती हो? तुम्हें तारीफ़ और शाबाश कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सिर्फ इतना काम करो जितना कर सकती हो और इससे तुम्हारा टाइम टेबल डिस्टर्ब ना हो। और वैसे भी इतना अच्छा हरगिज़ नहीं पकाती कि तुम्हारे हाथ के बदमज़ा खाने रोज़ाना रात को खाए जाएँ। वो जो नहायत तवज्जो से इसकी बात सुन रही थी, आखिर के लफ्ज़ समझ कर चीख उठी। क्या? मगर वो अपनी जगह खाली कर चला था। शांत सच कहता है, मगर खाना मैं नहीं पकाऊंगी तो फिर चची और ताई इनसे कौन बात करेगा? अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, इसलिए दोपहर के खाने की छुट्टी हो जाती है। कॉलेज के सिलसिले में इसे आग का दरिया बूर करना पड़ा था। आंखें लाल करनी पड़ी थी और इसे रोते देखकर शान ने ताया से बात की थी, तब कहीं जाकर इसे इजाज़त मिली थी। वो हमेशा इसकी मदद किया करता था और वो भी अपने मसाइल और मुश्किलात इससे हल करवाती थी। हालांकि नोक झोंक भी रहती थी, मगर जहनी हमागी भी दोस्ती भी बहुत थी। ये तो तय है कि शाम का खाना मुझे ही पकाना पड़ेगा, वरना चची और ताई खड़े खड़े कॉलेज से उठवा लेंगी और फिर दादी बेचारी वो क्या कर सकती हैं। इसने हथियार डालते हुए कंधे झटकने के साथ जहनी सोचों को झटका और फिर तेजी से अपने काम में लग गई। हूँ, जल्दी से कप चाय निकालो, मुझे अभी इतने सारे काम करने हैं, वैसे भी देर हो चुकी है। ज़रा काफ़ी जल्दी में लग रही थी। यकीनन वो बात लेकर आई थी। इसके लंबे बाल पुष्ट पर फैले हुए थे जिनसे पानी की बूंदें अब तक टपक रही थी। इसने वहीं बैठकर क्यूटिक्स लगे हाथों पर फूंके मारनी शुरू कर दी। हूर ने अपनी मसरूफियत की बिना पर सवाल किए बगैर चाय का कप इसके सामने रखा और फिर गूंदे आटे के पेड़े बनाने लगी। ये तुम चाय बनाती हो? ये जो शानदार, बिल्कुल मज़ा नहीं है। इसका मजाज बिगड़ा। दूसरी बना दूँ? इसका दिल चाह कह दे कि, मगर शान की बात याद आती है कि इतना काम करो जितना तुमसे हो सके। इसने पूछने का इरादा गोल कर दिया। ऐसा करो, मेरे लिए कप अलग से बना दो। इसका कोई रिस्पॉन्स ना पाकर ज़ारा पहले हैरान हुई, फिर अपने असली हुक्मिया लहजे में बोली। सॉरी ज़ारा, तुम देख रही हो मैं रोटी डाल रही हूँ।
तुम खुद बना लो, फारिग बैठी हो। इसने बेनियाज बनने की पूरी कोशिश की। कोई शाही महल की रोटियां पका रही हो कि हिल कर दूसरा काम नहीं कर सकती, वो इसके साफ जवाब पर खोल उठी थी। मैं बेशक शाही खानसामाना सही, लेकिन तुम भी तो शाही मेहमान नहीं हो, उठकर खुद बना लो। इसने स्पाट लहजे में पलटकर इससे कहा। ज़ारा तो तहैयर और बेयकीनी की ज्यादती से अपनी जगह पत्थर हो गई थी। इसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हूर ने खुद कहा था। वो लड़की जो इनके मुंह से निकली हर बात को पूरा करने में यूं लगी रहती जैसे ये इसका फ़र्ज़ अव्वलीन हो। आज अजीब ही अंदाज रवैये के साथ पेश आ रही थी। वह चंद लम्हे खड़ी इसकी पुश्त को घूरती रही, फिर धुप धुप करती किचन से निकलती चली गई। इसके जाते ही हूर ने रुका हुआ सांस बहाल किया, फिर खुद कलामी करते हुए बोली, हूर यार तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टर है, अच्छे डायलॉग बोलती है। इसने हंसने की बजाय मुस्कुराने पर कनात किया और ज़ारा के तासुरात सोच सोच कर खुश होती रही। बड़े दिनों बाद शान की हौसला अफजाई की बदौलत इसने अपना दिल हल्का किया था। अहमद यार सिंध के नज़दीक एक कस्बा था जहाँ इसकी नानी रहती थी। वहीं 2 गलियां छोड़कर खाला अपने शौहर और बच्चों के साथ आबाद थी। इसका एक ही बारी वहाँ इत्तफाकन जाना हुआ जब खाला के बेटे की 3 साल पहले शादी हुई थी। कार्ड्स की आमद ने ही ज़ुबैदा बेगम के दिल में रहम डाला। इन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च करके इसे वहाँ शान की हमराही में भेजा था। 2 दिन रहकर वो खुद तो वापस आ गए, मगर इसने वहाँ अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे दिन गुजारे थे। नानी वैसे तो बहुत ज़ईफ़ थी, मगर इस उम्र में बड़ी चाको चौबंद ज़िंदगी गुजार रही थी। बकौल इनके ज़ुबैदा की ज़िद ने तुझे इसके वजूद से बांध रखा है, वरना मैं ना तुझे अपने साथ ही रखती। बेला आ जाती है तो मेरी तन्हाई दूर हो जाती है। कितने ही काम है वो मेरे कर दे निपटा देती है, मगर मैं खुद भी करती रहती हूँ। वजूद एक तरफ पड़ा रहे तो नकारा हो जाता है, हाथ पाँव चलते रहे तो इंसान के अपने लिए अपना फ़ायदेमंद होते हैं। इन्होंने न जाने कितनी सब्जियाँ बो रखी थी, तोरी, टिंडे, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह। इसके अलावा दूसरी तरफ कई इकसाम के फूल भी लगा रखे थे। इसे खालिस घरेलू किस्म का माहौल जिसमें सुकून था, राहत थी, प्यार था, बेहद पसंद आया। बेला के अलावा 2 बहनें और थी और 2 ही भाई थे, जिसमें बड़े भाई की शादी हो रही थी और छोटी बहनों की निस्बत चचा के घर फ़िलहाल तय थी। बेना ने इससे मंगनी का पूछा तो वो हंसकर बोली, फ़िलहाल एक मंगनी ख़त्म हुई है और अनकरीब दूसरी होने वाली है। जुल्फ़कार मियाँ की ये दूसरी शादी होती जो वो हूर के साथ करने का अरमान कर रहे थे। इनकी वालदा और बहनों ने इस बात को इन लोगों से छुपाया था। चूँकि इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर इनकी बीवी ने आकर बरवक़्त भांडा फोड़ डाला था। ज़ुबैदा बेगम तो हक तक बैठी रह गई। हूर की पहले भी 2 मंगनियाँ ख़त्म हो चुकी थी। पहली फुप्पो के घर से, बाद में जो रिश्ता तय हुआ वो भी आर्जी साबित हुआ और कि वो लोग जहेज़ बहुत मांग रहे थे। अब ये तीसरी जगह फिर एहसन मिर्ज़ा और फुरकान मिर्ज़ा दोनों का ही ख्याल था कि इतनी मामूली सी बात पर रिश्ता ख़त्म नहीं किया जाए तो अपनी बेटी का कर दें, अगर इतनी मामूली सी बात ये लग रही है तो। क्योंकि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो लड़की पर नहुसत की छाप लग जाएगी। कोई अवामिल को नहीं देखेगा जो रिश्ता टूटने का बाइस बने, सब लड़की को ही बदनाम करेंगे। मगर मैं कैसे अपनी फूल जैसी बच्ची, इनकी नज़रें हूर के सपाट चेहरे पर जा ठहरी जो इन दिनों ज़्यादा खामोश हो गई थी। वो अपनी पहली बीवी को अलग रखेगा और तुम्हें वो सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है कि बे औलाद है। क्या गारंटी है कि दूसरी बीवी से औलाद हो जाएगी? अम्मा इस शख्स को बताएं जो शख्स दूसरों की आहों और आंसुओं पर खुशियों के महल तमीर करते हैं वो कभी सरसब्ज नहीं होते। मैं इस औरत पर ज्यादती नहीं कर सकती, ये इसकी अनायती है कि वो हमें आगाह करने चली है। फिर मैं किस तरह इसकी मोहब्बत में शराकत कर सकती हूँ? अगर मुझसे औलाद ना हुई तो वो शख्स तीसरी शादी करेगा। ऐसे कमज़ोर शख्स को मैं कबूल नहीं कर सकती जो धोखाधड़ी की बुनियाद पर अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। वो सद लहजे में मजबूती से बोली, मैं तेरे ताया चचा को क्या जवाब दूंगी? वो तो तारीख देने की बात कर रहे हैं। ज़ुबैदा बेगम इसके फैसले पर बौखलाई भी थी। आपको यही कहना है जो मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आज आप मेरे हक़ के लिए इनके सामने नहीं बोली तो फिर समझ लीजिएगा आप मुझे खो देंगी। वो इनकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर निकली थी। दूसरे दिन नरमी के साथ इन्होंने बेटे को मना कर दिया, बांध कर रखिए फिर अपने साथ से, कल कहीं से कोई रिश्ता ना आए तो हमें ना कहिएगा कि भतीजी का ख्याल नहीं किया। वो सख्त खफा थे और फैसला हो जाने के बावजूद भी परेशान आने वाली फिक्रों में मसाइल से डर रही थी। दादो आपने साबित कर दिया कि आपको मुझसे मोहब्बत है। हीरू ने इनके गले में बाहें डालते हुए मुसर्रत से कहा, अगर कभी मैं तेरी मोहब्बत की आजमाइश करूँ तो? इसे खुश देकर लम्हा भर को उनका दिल हल्का हो गया। ये सब इसकी खुशी के लिए तो किया था, तो क्या मैं भी साबित करूंगी कि जुल्फ़कार न्याज़ के अलावा जिसके लिए कहेंगी हाँ कर दूंगी। इससे पहले भी मैंने आपको मायूस नहीं किया, ये आप जानती है। इसने ठहर कर इनकी सूरत देखी, फिर बात पूरी करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा हुआ दादी ने इनकार कर दिया, वो शख्स कतई अच्छा नहीं था। मैंने अब्बू से कहा भी था जब तुम्हारी मंगनी हो रही थी इस वक्त, मगर फिर अब्बू ने कहा कि भाई तुम्हारी दादी राजी हैं और तुम भी तो नहीं बोली थी अपने हक़ के लिए, तो बोलना चाहिए। अगर हम अपने लिए खुद कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे तो फिर दूसरे लोग करेंगे और हो सकता है कि वो हमें वो पसंद आए ना आए, तो फिर एक बार की नाराज़गी मोड़ ले कर कोई कदम उठा लेना चाहिए। और अच्छा हुआ इस पर तुमने वो पहली वाली गलती नहीं दोहराई। रोमा की आदत थी कि बेतुकान बोलती थी, इस वक्त भी वो मुसलसल इसके कान खा रही थी। आइंदा जब तुम्हारी मंगनी की बात चले तो अच्छी तरह गौर कर लेना, लाताल्लुक़ मत बन जाया करो। मुझे ही देख लो, पिछले दिनों मिसेस वजाहत अपने बेटे असद के लिए आई थी। मौसूफ कैप्टन होते हैं आजकल, खारियाँ पोस्टिंग होती है। वो चाहती थी कि इनके बेटे साहब से मुलाकात हो जाए ताकि वो ओके कर दें तो बात पक्की करी जा सके। मैंने मम्मा से कहा कि क्या मेरी
अपनी शख्सियत पसंद की कोई अहमियत नहीं रखती, मैं क्यों इस शख्स से मिलती। फिर पहले वो हमारे घर आए, हम इसे देखकर पास करेंगे तो फिर देखा जाएगा कि कहीं बाहर भी मुलाकात की जाए या नहीं। फिर क्या हुआ, हुड ने दिलचस्पी के साथ रोमा को देखा। फिर क्या इन मौसूफ को ये बात ज़रा नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई इन मोहतरमा मिसेस वजाहत ने भी दोबारा इस तरफ का रुख नहीं किया। मैं कौन से इनके बेटे साहब के फ़्राक में बीमार पड़ रही थी। अलबत्ता ममा को इस रिश्ते के खोने का काफ़ी अफसोस रहा। हालांकि मैंने इन्हें समझाया भी कि अगर वो मुझसे मिलने के बाद इनकार कर देते तो भी आपको ज़रा अफसोस होता, अभी तो ज़रा मलाल भी नहीं है। इनका जवाब हाँ भी तो हो सकता था। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो, हूर ने रसाले को पटकते हुए कहा। जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं इनसे फिर ज़िंदगी की तलख हकीकतों का सामना नहीं होता। हर चीज़ को ईजी लेने की कोशिश करते हैं जब तक कोई बात वाज़ेह ना हो। इसके मुतल्लिक़ खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बाद में मायूसियों से पहले ही सोच लिया जाए तो बेहतर है। वैसे भी ज़िंदगी में सब कुछ ना कुछ हमारी सोच के मुताबिक होता है और ना ही मर्ज़ी के। ना तो हमारी सोच के मुताबिक होता है ना मर्ज़ी के। हम बहुत से फ़ैसले और कामों पर ही कहीं अचानक रोनमा होते हैं। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भी शायद अचानक हो जाए, अभी अल्लाह को मंजूर नहीं, इसलिए टल रहा है। शाम को पप्पो की तरफ चलते करीन का फ़ोन भी आया था। इसे अपनी बातों में अचानक सुरैया पप्पो का ख्याल आ गया और इसकी बातें ऐसी हुआ करती थी, कहीं से शुरू होकर कहीं पर जा पहुँचती, इसलिए हूर को हैरत नहीं हुई। वो क्वेश्चन दुरुस्त करते हुए बोली, हमें लेकर कौन जाएगा, शान है ना, वरना इस शाम को ले चलेंगे। इसके चेहरे पर चमक सी आई। हूर को कभी ना कभी हैरत होती थी कि रोमा शायद इन एहतशाम में इंटरेस्टेड है, मगर इसका लिए दे रहने वाला संजीदा अंदाजे से ज़्यादा देर तक इस बात पर कायम नहीं रहने देता, क्योंकि इसका सलूक सब कज़न के साथ एक जैसा था। ये अलग बात कि वो इसकी बात और लोगों की निस्बत ज़्यादा जल्दी मान लेता था। और शाम को शान की गैर मौजूदगी में वही इन्हें सुरैया पप्पो के घर छोड़ा गया था, बकौल इसके कि मैं रात को आ जाऊँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हूर को देखकर एक बार फिर वही मौजू मंगनी खुल चुका था। ज़ुबैदा बेगम परेशान थी कि अब न जाने कोई रिश्ता आएगा भी या नहीं। वो इसी सिलसिले में बेटी से रिश्ता लगवाने की बात कर रही थी। अभी तो इसका फाइनल ईयर भी पूरा नहीं हुआ। आखिर आपको इतनी जल्दी क्या, कौन सी इतनी उम्र हो गई है, भाभी को ही देख ले। सब बच्चों में ज़ारा और एहतशाम सबसे बड़े हैं, इसके बाद शान और रोमा, और सबसे आखिर में सफ़िया और हूर आती हैं। तब भी इन लोगों की अभी तक एक मंगनी नहीं हुई। सिर्फ शान की बात मामू के यहाँ तय है और हूर की तीसरी मंगनी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ आपकी जल्दबाजी और मालूमात के बगैर रिश्ता करने रहने की वजह से। वो सख्त खफा थी। मेरे बाद न जाने क्या हो इसका। इन्होंने ठंडी सांस भरी। अभी तो आपको मेरे बच्चों को भी बयान है, इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हैं। हूर माशाल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरत बच्ची है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कितनी अच्छी जगह ब्याह कर जाएगी, ऐश करेगी। मेरा फ़ारूक तो ना शुक्रा था, कम बख्त परी की जगह डाइन पसंद कर लाया। वो बहू से जली बैठी थी, कुछ फौज खुद मिजाज की तेज़ थी, दूसरे बहू भी अपनी मिजाज की मिल गई, इसलिए दोनों की बनती नहीं थी, बीच में दूसरे लोग पिसते थे। ज़रिश के वालिद इसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से कर रहे थे, क्योंकि शान जॉब की शर्त पूरी नहीं कर सका था, इसलिए उन्होंने एहसान मिर्ज़ा को साफ जवाब दे दिया। वैसे भी वो जुनैद का होने वाला साला होता था, दूसरा इसकी पोजीशन मजबूत थी। शान को इस वक्त धचका पहुंचा जब ज़रिश ने भी वालिद की हिमायत करते हुए इससे किनारा कर लिया। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वरना तुम्हारा ये फैसला ना होता। इसके लहजे में मलाल ही मलाल था। मोहब्बत, इश्क सब अफसानी बातें और किस्से होते हैं। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में किसे इतनी फुर्सत है कि रोक लगाता फिर। बेशक तुम अच्छे हो और मुझे पसंद भी थे, मगर इसके लिए मैं पापा से बगावत नहीं कर सकती। अपने वालिदैन से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस तरह तुम अपने वालिदैन से जुड़े हो, मैं भी अपने वालिदैन से मिलकर रहना चाहती हूँ। अज़दवाजी ज़िंदगी ऐसी होती है कि मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं होता। मैं मंजिल के लिए वापसी का रास्ता नहीं खोना चाहती कि पलट आने पर कभी भी कुछ भी हाथ ना आए। कम अज़ कम वालिदैन औलाद को कभी मायूस नहीं करते, और औलाद इन्हें कितना ही करते रहे। इसके ख्यालात नज़रियात से यूँ लगा जैसे वो एक नई ज़रिश को देख रहे, वो तो कोई और ही थी, या शायद कभी इसने ही अपनी मोहब्बत पर गौर करना गवारा नहीं किया। इतनी दूर जाकर वापस पलटना बहुत मुश्किल होता है। ये वही लड़की थी जो कभी मोहब्बत के दावे करती थी, ना आने पर कई कई कॉलेज आया करती थी, और आज इसके अपने शानदार मुस्तकबिल की खातिर से ठुकरा कर किसी और का साथ गवारा कर लिया था। इंसान किसका एतबार करे। यहाँ तो एक चेहरे पर लोगों ने न जाने कितने चेहरे चढ़ा रखे थे। वो इस दिन के बाद से संजीदगी के साथ जॉब ढूंढने लगा। इसे अपने वालिदैन से हटकर अभी अपनी शनाख्त की ज़रूरत थी। फुरकान मिर्ज़ा ने अपने एहतशाम के लिए रोमा का रिश्ता मांगा तो ज़ुबैदा बेगम खुश हो उठी। चलो हूरना सही, रोमा भी अपनी ही बची थी। एहसान मिर्ज़ा ने हाँ तो कर दी थी, मगर मंगनी के सिलसिले में उन्होंने कहा कि ज़ारा की बात तय होने पर मंगनी करेंगे। इन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। वो भी चुप होकर बैठ गए। कहते जो लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा नसीहत करते हैं, उन्हें खुद इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। हूर ने किताब में गुम शान को चिढ़ा। मैं किसी को नसीहत नहीं कर रहा। वह किताब बंद करके उठते हुए बोला, झूठ, मुझसे क्या कहते थे तुम? के पहले इंसान को अपना ख्याल करना चाहिए, फिर दूसरों को सोचना चाहिए। जो लोग अपना ख्याल नहीं करते, फिर इनका कोई ख्याल नहीं करता। फजूल बोलने की तो आदत है, कह दिया होगा कभी। वो बेजार हुआ इसके रास्ता रोकने पर। ज़रिश इतनी अच्छी हरगिज़ नहीं है कि इसकी खातिर तुम अपनी शख्सियत बदलते फिरो या फिर दूसरों के लिए तमाशा बन जाओ। ठीक है, वो तुम्हें पसंद थी, मगर सिर्फ पसंद होने से तो कुछ नहीं होता। न जाने कितनी चीज़ों को हम पसंद नापसंद करते हैं, हासिल तो सभी को नहीं कर लेते ना। इस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया, इस अफसोस में अपनी ज़िंदगी रायगा मत करो, बल्कि ये सोचो कि हो सकता है इस लड़की से ज़्यादा अच्छी बावफा और मोहब्बत करने वाली तुम्हें आइंदा ज़िंदगी में मिल जाए। फिर खुशकिस्मत कौन हुआ, तुम या वो? वो मुस्कुराई थी। मेरी सोहबत में रह रहकर तुम तो अक्लमंद होती जा रही हो, इसने किताब हल्के से इसके सर पर मारते हुए कहा तो वो हंस दी।
तुम्हारा ये गुब्बारे जैसा फूला हुआ मुंह 1 हफ्ते से देख रही हूँ, कुछ जच नहीं रहे तुम। सोचा ज़रा झाड़ी डालूं, हो सकता है कुछ नसीहत तुम पर असर ही कर जाए। बिल्कुल कर गए जनाब, डायरेक्ट दिल पर। वो मुस्कुराया तो उसके दांत बंद हो गए। एक तो तुम फ़ौरन फैल जाते हो और तुम ऐसी बातें सुनकर फ़ौरन भागने क्यों लगती हो? वो शरारत से बोला, इसलिए कि ऐसी बातें मैं अपने उनसे सुनूंगी जो मुस्तकबिल करीब में मेरे हस्बैंड कहलाएंगे। मैं भी तो हो सकता हूँ, अब तो जरिश भी नहीं रही। इसने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखते हुए मजाक किया, अभी इस जिंदगी में मेरा खुदकुशी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो फुर्ती से कहकर इसके हाथ के नीचे से निकली। इंसान की तवक्को के बरक्स बहुत सी बातें तकदीर के फेर और चक्कर के सबब रोनमा हुआ करती हैं। जुबैदा बेगम बिल्कुल ठीक थी, कभी इन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं कि इलाज की गर्ज से इन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ा हो। मगर इस रात अचानक ही दिल में उठते वाले हरकत नॉर्मल नहीं थी, जिसके सबब इन्हें फौरी तौर पर एमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। 3 दिन तक वो मशीनों के सहारे ज़िंदगी की जंग लड़ती रही। इसी रात खामोशी से हुर का निकाह शान से कर दिया गया। वो हुर की वजह से बेहद अजियत और जानकारी की कैफियत से दो चार थी। जब निकाह के बाद एहसान मिर्ज़ा की हमराही में इन दोनों को एक साथ देखा तो चेहरे पर सुकून फैलता चला गया। इन्होंने रोती हुर का हाथ थामने की कोशिश की, बोलना चाहा, फिर हमेशा की तरह इनकी आंखें बंद हो गई। फिर हमेशा के लिए इनकी आंखें बंद हो गई। चारों तरफ रोने की आवाज़ें थी, आंसू थे, अंधेरा और तन्हाई थी। वो आज हकीकी मानों में तन्हा हो गई थी। फिर इसका दिमाग अंधेरों में डूबता चला गया। होश आने पर कुछ भी पास नहीं था। वो शफीक हस्ती हमेशा के लिए मनो मिट्टी तले जा सोई थी। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। जितने लोग थे इतनी ही अजीबोगरीब बातें थी। वो इसके हिस्से की, इसके नाम होने जाने वाली जायदाद और रुपये से ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। इससे इन्हें कोई गरज नहीं थी कि वो कहाँ किस मुकाम पर बैठकर किस माहौल में ये बातें कर रहे हैं। जुबैदा बेगम के पास जो हुर के जेवरात और रकम थे वह एहसान मिर्ज़ा ने इसकी रुखसती तक के लिए अपने पास महफूज कर लिए थे। बैंक में इसके नाम से खुले अकाउंट से तमाम रकम निकलवाकर फुरकान मिर्ज़ा ने इसके लिए रख ली कि शादी पर जहेज़ की सूरत में दे सकेंगे। ये सब काम 15 दिनों के अंदर अंदर हुआ था। 40वें तक वो हर हिस्से से महरूम हो चुकी थी। सुरैया पप्पो ने इनकी ज़्यादतियों पर न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि हुर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा तो ये कहकर इसे रोक लिया गया कि अब वो शान की अमानत है, इसकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। नतीजतन वो इन सब का बाइकआउट कर गई थी। मगर जाने से पहले इन्होंने हुर के सर पर हाथ रखकर कहा था, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। इन सबके खून सफ़ेद हो चुके हैं। दौलत की चमक ने इनकी आंखों से अपनों की पहचान मिटा दी है। जिस दिन ये तुम्हारे साथ कोई इंसाफी या ज्यादती करे तो फ़ौरन मेरे पास चली आना या फिर फ़ोन कर लेना, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊँगी। इन्होंने खौफजदा हरासा हुर को समझाया, जिसकी समझ में कुछ नहीं आया था। रफ्ता रफ्ता घर मेहमानों से खाली होता गया। ज़िंदगी के मामूलात शुरू हो गए। साथ ही इसके काम भी। इससे किसी ने कुछ करने को नहीं कहा, मगर वो अपना जहन बटाने और अपने आप को सोचों से बचाने के लिए मुसलसल काम में लगी रहती। इसने कॉलेज भी छोड़ दिया, हालांकि अनकरीब ही इसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे। रोमा ने इसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए इसके सामने किताबें खोल कर रखी और कहा, तुम अपना साल ज़ाया मत करो, थोड़ा बहुत ही सही पढ़ने की कोशिश करो, चाहे फाइनल ईयर मत करना मगर ये साल पूरा कर लो। इसके जाने के बाद वो किताबें खोलकर वहशत के आलम में एक एक को देखती पलटती रही। अब क्या करूँगी पढ़कर, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसकी आंखों से आंसू टूटकर किताबों को गिला करते रहे। तभी नीचे से हमारा चच्ची आवाज़ देने लगी, शाम हो रही है, अभी चाय बनानी थी और फिर रात के खाने की तैयारी। वो शिकस्ता बोझल कदमों से नीचे आई और सीढ़ियों के इख्तिताम पर इतने दिनों बाद इसका शान से सामना हुआ। एक लम्हे को दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नज़रें चुराकर अजनबी बनते वो अपने रास्ते पर हो लिया और वो किचन में जा घुसी। रात को खाने की टेबल पर मुसलसल चीज़ें रखते आते जाते देखकर हमेशा की तरह शान का दिल चाहा कि इसे भी साथ बैठकर खाने के लिए कहे, मगर अपने और इसके दरमियान जो नया ताल्लुक जुड़ा था अभी तक वो इसे कबूल नहीं कर पाया था और ना ही समझ सका था। सब कुछ बहुत जल्दी और अचानक हुआ। एक किस्म की झिझक और झंझलाहट सी थी। इसने इसके होंठों को सी रखा था। वो इस ताल्लुक की बना पर कम ही इसके सामने आता था। इसकी पूरी कोशिश यही होती कि इसका टकराव ही ना हो, इनका टकराव ही ना हो। इस वक्त भी वो इसके बेहद इसरार पर बहुत दिनों बाद आकर सबके साथ बैठा था। वो माँ के बेहद इसरार पर बहुत दिनों बाद आकर यूँ सबके साथ बैठा था। अब तुम भी आ जाओ हुर, हमेशा की तरह रोमा ने इसे पुकारा। अभी भूख नहीं है। वो पानी की बोतल और ग्लास रखते हुए थी आहिस्तागी से बोली कि इसे बहुत मुश्किल सुनाई दिया। सब तवज्जो हासिल करने के बहाने हैं। ज़ारा ने कड़वा सा मुँह बनाया। अगर इंसान किसी के साथ हमदर्दी नहीं कर सकता तो उसे फजूल बोलने के बजाय खामोश रहना चाहिए। रोमा ने नागवारी से टिश्यू से होंठ साफ करते हुए कहा। शान ने हुर को देखा जो फजल के साथ चीज़ें रखवा रही थी। देख रही है मम्मा, ये इसकी खातिर मुझे बुरा कह रही है। वो हंसपे तो आग बगोला हो गई। इन्हें आपस में उलझते देखकर शान खामोशी के साथ कुर्सी से उठा, वहाँ से निकला था। अगर इसकी जगह जरिश की बात होती तो शायद इतनी नौबत ही नहीं आती, और अगर आ भी जाती तो बिलाशबा यूँ वहाँ से राह फरार इख्तियार नहीं करता, बल्कि दूबदू इसको सपोर्ट करता है। इन लोगों में इसे अकेला छोड़कर आने के बावजूद भी वो मुतमिन ना था। एक तरह का एहसास जुर्म दिन में घर करता जा रहा था। ज़ारा के उलझने पर इसने परेशान होकर पहली बार बेख्तियार बेसाख्ता इसकी तरफ देखा था। वो इसकी मदद करने ज़ारा को चुप करवाने के बजाय उठकर वहाँ से चला आया था, और अब जैसे जैसे हुर से शर्मिंदगी सी हो रही थी। वो इसकी जायज़ मनकूहा थी, कोई गुनाह नहीं जिससे वो भागता मुँह छुपाता फिर रहा था। इसका ज़मीरे से लान तान करने लगा।
ज़ारा का बेहद अच्छे घराने से रिश्ता आया था। अली इबाद कभी ज़ारा का क्लास फेलो रह चुका था। अब इतने सालों बाद बाहर से वापस आने के बाद इसने ज़ारा का पता किया और हस्बे ख्वाहिश इससे मुलाकात के बाद रिश्ते की बात चिल्लाई थी। ज़ारा को इतने सालों से इसका इंतज़ार था। इनके दरमियान मोहब्बत के अहद व पैमान नहीं हुए थे, मगर हमेशा दिल ने इसकी तलब की थी। इस रिश्ते के साथ शेख पहली की ख्वाहिश थी कि आरजू के लिए शान का रिश्ता तय कर दिया जाए। इस ख्वाहिश पर इस वक्त तो चुप साध ली गई, क्योंकि शान और हुर का निकाह बहुत जल्दी और अचानक हुआ था और बहन भाइयों के अलावा सभी इससे नावाकिफ़ थे। इस बेखबरी में इन लोगों ने शान के लिए रिश्ते की बात की थी। अगर हुर के निकाह से पहले ये बात तय होती तो कोई मसला ना था, मगर अब हुर इनकी खुशियों में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। इनकार करने पर न जाने इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। ज़ारा का मुस्तकबिल खतरे से दो चार था। शान ने सुनकर यही कहा, आप इन्हें सच बता दें, यकीनन वो समझ जाएंगे। बेटे की राय एहसान मिर्ज़ा और मिसेज़ एहसान को कतई पसंद न आई, और अगर समझने की बजाय इन्होंने ज़ारा के सिलसिले में माज़रत कर ली। फिर हुर के साथ भी ये ताल्लुक़ आप लोगों की वजह से मैंने इस्तवार किया। मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी। अब अगर आप लोग ये चाहेंगे कि मैं दूसरी कर लूँ तो मुझे अभी से माफ़ कर दें। मैं ऐसा कोई भी इरादा नहीं रखता। तुम इस लड़की की खातिर अपनी बहन का मुस्तकबिल तारीक कर लोगे, यही तुम्हारी मोहब्बत है? मिसेज़ एहसान नागवारी से बोली। ये मोहब्बत ही है कि मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहता, कि अगर आज मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँगा तो कल यही ज़्यादती सज़ा नाइंसाफ़ी बनकर ज़ारा या फिर रोमा के साथ सामने आ सकती है। आप समझती क्यों नहीं अम्मी? इंसान का किया इसके सामने दुनिया में ही बहुत जल्द आ जाया करता है। वो इनके आगे बेबस हो गया था। अगर ज़्यादती का एहसास तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला रखता है तो फिर तुम हुर को तलाक दे दो। हम आरजू के साथ तुम्हारी बात पक्की कर देंगे। वैसे भी अम्मा की तकलीफ़ की खातिर ये निकाह किया गया था। वो हुर की तरफ से बहुत अजियत में थी। अब वही नहीं रही तो वैसे भी इस निकाह का किसी को इल्म भी नहीं है। बाद में कहीं अच्छी मुनासिब जगह देकर हुर को ब्याह देंगे। हुर को ब्याह देंगे। एहसान मिर्ज़ा की अयारी और रोबदार आवाज़ दरवाजे के पार से होती इस तक पहुंची थी। वो अपनी जगह पत्थर होगी, कदमों से जैसे जान निकल गई थी। इसे लफ्ज़ों से अंदाज़ा हो चुका था कि ये बात शान से हो रही है, मगर शान ने क्या जवाब दिया इसे सुनाई नहीं दिया। वो साएं साएं करते दिमाग के साथ अपने कमरे में आई थी। अभी 2 माह पहले की बात थी कि जब वो हुर थी, फिर इसके नाम के साथ शान लगा दिया गया। इसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मजाक में कही गई बात भी कभी यूँ कबूल हो सकती है। और अब जबकि वो इसे ज़हनी तौर पर कबूल कर चुकी थी, तो एक बार फिर इसकी तकदीर के चक्कर से इसे दूर करने के दर पे थे। और इसके साथ तो हमेशा यही होता आया था। इस वक्त वो 12 साल की थी जब इसके वालिद का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इस दौरान इसकी वालिदा नई ज़िंदगी की तख्लीक कर रही थी। इन्हें शौहर की मौत का ऐसा गम लगा कि फिर वो जांबर ना हो सकी और अपने साथ नहीं आने वाली ज़िंदगी को भी साथ ले गई। एक साथ 2 बाद वो भी अपने वालिदैन की। वो महीनों रोती रही। इसे सब्र नहीं आता था कि सब साथ साथ रहते अचानक दूर कैसे हो गए। इसे यूँ अकेला कैसे कर गए। माँ बाप के बाद दादी ने संभाला और अपने पास रखा। हालांकि नानी भी बज़िद थी रखने को, मगर बेटे की निशानी को कलेजे से अलग नहीं करना चाहती थी। और अब जबकि वो इन सब की आदी हो गई, तो एक बार फिर जालिम किस्मत ने इन्हें इससे दूर कर डाला। फिर शान इसकी ज़िंदगी में हमेशा ही साथ रहे थे, मगर इसने कभी इसके मुतल्लिक यूँ नहीं सोचा। और अभी तो इसकी आदी भी नहीं हुई थी। इस नए ताल्लुक़ पर सोचने शुरू किया था। एक बार फिर तकदीर का वही खेल शुरू हो चुका था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर आंसू बहाए या इस मजाक पर हंसे, कह के लगा के महज किसी की तकलीफ़ अज़ियत को कम करने के लिए ड्रामा रचाया गया था। और अब जबकि वो वजूद नहीं रहा, तो फिर इसके रिश्ते के अचानक ही ख़त्म कर देने की बातें हो रही थी। इसने तय कर लिया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो यहाँ नहीं रहेगी, नानी के पास अहमद यार चली जाएगी। और मम्मा बुला रही है नीचे, ज़ारा के होने वाले ससुराली आए हैं, कुछ इंतज़ाम करना है। अकेला फजल क्या क्या कर सकेगा, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। सफ़िया कहती बाहर निकल गई और वो भी उठकर इसके पीछे ही चल दी। और फिर किचन में आकर नाश्ते का इंतज़ाम करते, चाय सर्व करते इसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो शान के ससुरालियों की खातिर मदद कर रही है। मिसेस शेख ने इसके मतलब दरियाफ्त किया तो एहसान मिर्ज़ा अपने खूनी रिश्ते के हवाले से इसका तारुफ करवाने लगे। इन्होंने इस रिश्ते की हवा भी नहीं लगने दी जो इसके दिल में किसी उम्मीद के दिए की तरह रोशन था कि अब शायद वो कह दें कि वो इनकी बहू भी है, मगर ऐसा ना हुआ। शान को आकर आरजू के बराबर बैठते देखकर इसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ती चली गई। दिल में उम्मीद का रोशन दिया बेतबारियों की तेज़ हवा ने एकदम ही बुझा डाला। वो सबको चाय देती शान के करीब आई और सौसर समेत कप टेबल पर रख दिया। इसका उठा हुआ हाथ फिज़ा में मुअल्लक रह गया। शान ने मुतजब नज़रों से इसे एक लम्हे को देखा जो मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके तने चेहरे पर जो सदमोहरी के तासुरात थे वो किसी से पोशीदा नहीं थे। शान के माथे पर शिकने सी बनी कि आरजू इसके मिसबिहेव पर हैरत का इजहार कर रही थी।
और वो सोच रहा था कि इसका ये सलूक इसकी नापसंदीदगी का ऐलान है या फिर इस रिश्ते से लाताल्लुकी का जो बड़ों ने इनके दरमियान कायम किया था। अगर बस खुद ये सब ना सुनती तो कभी इसके जहन में ये बात ना आती। बेशक इसके ताया और चचा की फितरत थोड़ी लालची और खुदगर्ज थी, मगर वो इस हद तक इसके सिलसिले में खुदगर्ज हो सकते हैं वो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकती थी। लोग कैसे एक पल में खूनी रिश्ते बुलाकर महज दौलत के सहारे कायम होते हुए रिश्ते अजीज समझ लेते हैं, इन्हें अहमियत देने लगते हैं। इसे कम से कम शान से उम्मीद नहीं थी। इसे आरजू के साथ बैठे देखकर इसे यूं ही लगा जैसे इसके दिल में एतबार का जो शीशा था वो लम्हे भर में चकनाचूर हो गया हो। यानी कि सिर्फ बड़ों की प्लानिंग नहीं थी, इसकी अपनी रजा भी शामिल थी। बिलाशबा ये ताल्लुक कौन सा इसके दिल से मशरूत था। इसने भी हमदर्दी और महज इंसानियत की खातिर एक मरती बूढ़ी औरत पर रहम खाया था, और ये रहम ही तो था जो अब इस ज़ईफ़ औरत वजूद के बाद कोई और इस पर तरस खाने पर मजबूर नहीं था। इसका दिल चाहा वो चीखें मारकर रोने लगे। मैं क्यों रोऊं जब हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था जो दिली कैफियत और एहसासात से मशरूत होता। इसने कभी मुझे अपने होने का एहसास नहीं दिलाया, मुझे अपनेपन का एहसास नहीं दिया, तो फिर क्यों किस लिए ये आंसू आंखों को गीला कर रहे हैं। मुझे क्यों इस ना होने वाले रिश्ते का जो महज लफ्ज़ बन कर रह गया है, इसके ख़त्म हो जाने का दुख हो रहा है। मुझे इसी तरह बेहिस बन जाना चाहिए, अपने आप को मज़ीद बेमोल नहीं करना चाहिए, और ना ही इसे हंसने और दूसरों को मजाक उड़ाने का मौका देना चाहिए। इसने सुर्ख आंखों को हथेलियों से रगड़ा था, फिर जब तक वो लोग ठहरे वो इनके सामने नहीं आई। कितनी बार रोमाई से बुलाने आई, मगर वो टाल की। इसे शिद्दत से इस दिन जुबैदा बेगम के ना होने का दुख हुआ। अगर वो जिंदा होती तो क्या ये फैसला किया जाता, वो यूँ उससे मुँह मोड़ सकते थे। इसे रात तक ताया और ताई के आने का इंतजार है कि कब वो आकर इसे मुजद्दा सुनाए कि शान की शादी कर रहे हैं, और ये ताल्लुक इन दोनों जो इनके दरमियान मजबूरी के तहत कायम किया गया, इसे वो अनकरीब ख़त्म कर रहे हैं। डूबते दिल और साए साए दिमाग के साथ इसकी आंखें शिद्दत इंतज़ार से पथरा गई। आखिरकार नींद की देवी ने इसको अपने इन मसाइलों, उलझनों और अजियतों से आज़ाद कर डाला। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख लाइट जाने से खुली थी। कमरे में घुप अंधेरा अफरीत की मानिंद फैला हुआ था। खौफ से इसका दिल बंद होने लगा। वो बेख्तियार दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी थी। सीढ़ियों पर वो किसी वजूद से टकराई थी। इससे पहले कि इसकी होंठों से ज़ोरदार चीख निकलती, शान ने इसके होंठों पर अपनी हथेली जमाते इसके कान में सरगोशी की थी। मैं हूँ शान, कहाँ भागी जा रही हूँ? मुझे मालूम था तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैं ऊपर ही आ रहा था। इसके बाजुओं के घेरे में इसका वजूद सर्द हो गया। इसका ठंडा सर्द हाथ थाम कर वो कमरे में चला आया था। इसे बेड पर बिठाकर इसने मोमबत्ती रोशन की। मजीद मध्यम ख्वाबनाक रोशनी में इसका उजाले जैसा रूप इसकी आंखों के सामने था। यूँ लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है, और वो ख्वाब लम्हा ख्वाब सा ही था कि वो इसके कमरे में मौजूद था। तुम लेट जाओ, मैं लाइट आने तक यहीं बैठा हूँ। इसने इस तरह कहा जैसे कह रहा हो कि डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास। नहीं, मुझे अब नींद नहीं आएगी, इसने ठंड सी महसूस करते हुए कमर में मुँह छुपाते हुए थके थके लहजे में कहा। तुम नीचे रोमा के पास सो जाया करो, इस तरह कम अज़ कम अकेली तो ना होगी। मत फकराना लहजे में वो कह रहा था। कितने दिनों बाद इसने नए ताल्लुक़ के कायम होने के बाद इससे यूँ इस तरह बात की थी। इसकी आंखों से आंसू फिसलते, कंबल में जज़ब होने लगा। आरज़ू इसका एक साथ बैठना, ताया की तकलीफ़ व गुफ्तगू, और अब इसके अल्फाज। इसका दिल चाहे इसे कहे इसे तो हमेशा अकेले ही रहना है। वो कहाँ तक इसका साथ दे सकता है, और इसे यूँ इसकी साथ हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए। अगर वो इसके नरम लहजे की आदी होगी तो फिर अजनबी रवैया इसके लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। इसके ख्यालात तो सोचों के बरक्स वो शायद इसका खौफ दूर करने के लिए इस मौजू पर बात कर रहा था। तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले, तुम्हें यूँ साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। रोमा कह रही थी तुम गुज़िश्ता 2 माह से कॉलेज नहीं जा रही। एडमिट कार्ड का तो कोई मसला नहीं होगा, वो तो मैं तुम्हें ला दूंगा, मगर पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो चुका है। इसके सिलसिले में तुम्हें तैयारी करनी होगी, और घर का काम। इसने सर उठाते हुए नॉर्मल लहजे में कहा था। तुम नौकर नहीं हो इस घर की। जहाँ फजल को रखा जा सकता है वहाँ दूसरे किसी मुलाजिम का भी बंदोबस्त हो सकता है। और रह गई तुम्हारी बात, तो अगर काम किए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो फिर इतना काम करो जिससे तुम्हारी पढ़ाई का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। इसका अपनायत भरा फिक्रमंद अंदाज जैसे एक बार फिर खुशफहमियों के साथ में लेने लगा। ताया की शाम वाली गुफ्तगू, इसका आरजू के साथ बैठना सब कुछ धुंधलाने लगा। तभी लाइट आ गई। तमाम कमरा रोशन हो चुका था, हर चीज़ पास थी। दरवाज़ा लॉक कर लो, वो जाते जाते मुड़कर बोला तो वो जिसकी पुश्त पर नजरें जुमाए बैठी थी बौखलाकर दाएं बाएं देखने लगी। इसकी घबराहट पर वो लबों के कोने में मुस्कुराहट दबाता बाहर निकल गया। ओह गॉड, इसने धड़कते दिल पर अपना हाथ रखकर बेख्तियार कहा था। इतने दिनों बाद आज यूँ वो हमकलाम हुआ था। इसके दिल से सारे मलाल जाते रहे। इसे वो सब एक धोखा फरेब महसूस हुआ जो इसने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा था। शान कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर इसे मेरा एहसास नहीं होता, तो मेरा ख्याल इसके दिल में किसी कोने में नहीं होता, तो वो यूँ मेरी कभी खातिर ऊपर नहीं आता। जहाँ सब अपने कमरों में थे वो भी तो सो सकता था। मैंने कौन से आवाज़ दी थी? जो वो खुद आया था, महज इसलिए कि मेरी परवाह रहेगी। आरजू के साथ बैठने के बाद तो ये प्लान ताया का ज़रूर हो सकता है, मगर शान इसमें शरीक नहीं हो सकता। और महज बात कर लेने से क्या हर्ज है? वो आखिर में मानती और बिरज़ारा की होने वाली नंद भी। कितनी तावीलें सफाइयाँ देकर इसने अपने बदगुमान दिल को साफ़ किया था। न जाने क्यों महज एक इसके होने से इसे खुशी का एहसास हो रहा था। क्या मैं इसका दिल वो बात कहना चाह रहा था जो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। इसलिए लेटकर इसने बेख्तियार कंबल मुँह पर डालकर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया।
शान के दोस्त ने इस्लामाबाद में इसकी जॉब का इंतज़ाम कर दिया था। इसके फ़ोन आने पर दूसरे दिन वो इस्लामाबाद आ गया था। जॉब का किस्सा फ़िलहाल इसने किसी को नहीं बताया सिवाय हूर के। मेरे जाने के बाद पढ़ाई से दिल न हटा लेना, आखिरी पर्चा भी पहले पर्चे की तरह अच्छा होना चाहिए। जॉब तो समझो अपनी पक्की है, वरना असद यूँ फ़ोन करके नहीं बुलाता। 15 दिन तक आ जाऊँगा और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सरप्राइज़ होगा सबके लिए। इसका दिल गाल थपथपाता वो हदायतें देता अपने कमरे में आया था। इसके लिए बात किसी फ़क्र से कम नहीं थी कि वो इसे अपना समझकर राज शेयर करने लगा। यानी इस ताल्लुक़ को जिसे इसके बड़ों ने इनके दरमियान कायम किया था, इसे ज़हनी तौर पर वो कबूल कर चुका था। इसके इसरार पर ही एक दफ़ा फिर इसने अपनी तर्कशुदा पढ़ाई जारी की थी और एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। अगले हफ्ते पहला पर्चा था। शाह ने जो लगन इसके अंदर जगाई थी, इसके नतीजे में महज एक हफ्ते में इसने इतनी अच्छी तैयारी की थी कि पहला पर्चा ही ज़बरदस्त हुआ था। वो दूसरे पर्चे की तैयारी कर रही थी, तब शाह ने इसे खबर सुनाई और इसकी खुशी में खुश थी। बेशक इनके दरमियान कोई मोहब्बत पर अहदों पे मानी बांधे गए थे, मगर अपना ये दोस्ती का रिश्ता तो बहुत पहले भी था, जो चंद महीनों के लिए कहीं खो गया था और अब एक बार फिर से इसे ये दौलत हाथ आ गई थी। इसके जाने के बावजूद भी इसका ख्याल, इसका एहसास, इसकी बातें, इसका लहजा इसके अंदर, इसके आस पास ही कहीं था। जिस डोर से वो बंधे थे, इस मुक़द्दस रिश्ते ने इसके एहसास जज्बात को बिल्कुल बदल डाला था। जिस दिन वो आखिरी पर्चे देकर आई, इस दिन शहबाज अहमद यार से इसे लेने आया था। नानी बीमार थी और इसे देख याद करी थी। वो पर्चा देकर घर लौटी तो इसे देखकर खिल उठी। तुम, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, सच तुम्हें अचानक क्यों देखकर मेरी सारी थकन हवा हो गई। ज़ारा ने अजीब सी नज़रों से मुस्कुराते हुए सफ़िया को देखा, जो खुद खासी हैरान हो रही थी, जबकि शहबाज मुस्कुराते हुए अपने आने का मुद्दा बयान कर रहा था। हूर ने मुड़कर इन लोगों से शहबाज का तारुफ करवाया और बोली, अकेले खाना खाने में कोई मज़ा नहीं है, तुम भी हाथ धो लो, एक साथ खाएंगे। वो इसे साथ लिए किचन की तरफ बढ़ी तो इसके पीछे ज़ारा तंज़ी अंदाज में गोया भी काफ़ी पुराना दोस्ताना ताल्लुक लगता है। ज़ारा तो देखो, ज़ारा तो इदा बोल दी बन बन के जिद्दा ज़ारा बड़ी दूध दी तुली है। हूर तो काफ़ी छुपी रुस्तम निकली, हवा भी नहीं लगने दी कि कोई है इसकी ज़िंदगी में। भाई जब भी तो मंगनी टूटने का कोई अफसोस नहीं हुआ था। रोमा बता रही थी कि इस रिश्ते को ख़त्म करवाने में हूर का सबसे बड़ा दखल था, वरना दादी कभी रिस्क नहीं लेती। सफ़िया ने क्या सराई करते हुए कहा, चलो अब शान भाई को अफसोस नहीं होगा कम अज़ कम। ज़ारा को सोचों में गुम देखकर सफ़िया ने मानी खेल से मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस तो खैर पहले भी नहीं होता, वो जरी से मोहब्बत करता था, हूर से नहीं। इसने तनफ़्फ़ुर से कहते हुए अपने कमरे की राह ली। इदां दियां ना होनी बहुत भैड़ी चाहिए, इदां दियां अगे जाकर छित्तर ही बजने चाहिए। दूसरी तरफ वो मुख्तसर लफ्ज़ों में शहबाज को सब कुछ ही सुना चुकी थी। मैं शान की इजाज़त के बगैर कैसे जा सकती हूँ, फिर ऐसे हालात में जब इनके घर वाले इन पर दबाव डाल रहे हो कि क्या तुम इस हफ्ते तक हफ्ते तक नहीं रुक सकते। शान ने कहा था, जिस दिन तुम्हारा आखिरी पर्चा होगा, इसके दूसरे दिन आ जाऊँगा। हो सकता है वो कल ही आ जाए। सिर्फ 2 दिन में इंतज़ार कर सकता हूँ, वरना हूर तुम्हें मालूम है मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, बंदा ज़रा छुट्टी पर भी नहीं जा सकता। इसका अपना नुकसान होता है। अगर कल तक शान नहीं आता तो फिर मैं शाम की गाड़ी से चला जाऊँगा, तुम बाद में शान के साथ आ जाना, वो बंदा तो तुम्हारी सुनता है ना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला तो वो सुरख हो गई। रात को एहसान मिर्ज़ा और फुरकान मिर्ज़ा ने भी शहबाज की मुलाकात हुई। अगर हूर जाना चाहती है तो चली जाए, हमें तो इसकी खुशी देखना है। मिसेस एहसान मिर्ज़ा ने लफ्ज़ों पर हूर ने पहलू बदला। वो अच्छी तरह जानती थी वो किस मकसद के लिए इसे मंज़िल से हटाना चाहती थी, ताकि ज़ारा का रास्ता साफ हो सके और आरज़ू इसकी जगह ले लें। बेगम, ये शान कब तक इस्लामाबाद से आ रहा है? एहसान मिर्ज़ा ने सरसरी से अंदाज में पूछा, मगर इसके दिल की धड़कनें एकदम मुंतशिर हो गई। वजूद कान बनकर इनके लफ्ज़ों को सुनने के मुंतज़िर हुए। शायद इसकी कोई खबर ही आई होगी कब तक आ रहा है, इससे ज़्यादा कौन बाखबर हो सकता था। कुछ दिन मज़ीद लग जाएंगे। आरज़ू का भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे अली भी वहाँ अपना फ्लैट सेट कर रहा है, शादी के बाद वहीं रहने का प्रोग्राम है इसका। वो हंसकर बता रही थी और वो तो शोलों में घिरी हुई थी। इसने कहा, कहाँ फ़रेब खाया शान की बातों में या अब इनके लफाजों से, और दूसरा इन्हें गलत बयानी की भला क्या ज़रूरत थी। गमो गुस्से से इसका अंदर बाहर सुलगने लगा। यहाँ वो इसकी जॉब के लिए दिन रात दुआएं कर रही थी, इसकी राह तक रही थी, और वहाँ वो किसी और की हमराही में था। इस लड़की की जिसे बहू बनाने के इसके घर वाले ख्वाब देख रहे थे। ये एक तरफा फैसला हरगिज़ नहीं था। इसके दिल के कई झगड़े हो चुके थे, कई टुकड़े हो चुके थे। इसके दिल टूटने की आवाज़ पहली बार महसूस की थी। हूर, तुम्हें अब्बू कमरे में बुला रहे हैं। रोमा के लफ्ज़ों पर वो नैपकिन से हाथ साफ करके उठी। सब खाना खाकर जा चुके थे। वो अपनी सोचों के साथ वहाँ अकेली ही न जाने कब से बैठी थी कि वो बुलाने चली गई। तायब्बू, आपने बुलाया था? वो सीधी इनके ही कमरे में आई थी। ये पेपर्स आ चुके हैं, तुम पढ़कर सोच समझ कर दस्तखत कर दो। तुम्हारे आगे रोशन मुस्तकबिल है। हम तुम्हें इस ज़बरदस्ती के बंधन से, जिसे अम्मा जी की तकलीफ़ के ख्याल से तुम्हें बांधा गया था, आज़ाद करते। तुम अपने फैसले और हुकूक के सिलसिले में बिल्कुल आज़ाद हो। शहबाज अच्छा लड़का, और ज़ारा बता रही थी तुम्हारी इसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। वो और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मगर इसके कानों में शहबाज जैसे भाई के हवाला अपने नाम के साथ सुना, और ज़ारा के मानी के इस मुस्कुराहटों में बहुत गलत देखा था। इसके चेहरे पर आंखों में न जाने कितनी कहानियाँ इसके हवाले से रकम थी। जिस शख्स के साथ इसके हकूक़ वाबस्ता थे, इसने कब अपनी मोहब्बत और इस रिश्ते का एतबार दिया था, वो इन पेपर्स को फाड़ कर फेंक दी। इनकी गलत बात को गलत
और बेबुनियाद करार देती। शहबाज और अपने दरमियान पाकीज़ा पुरखुलूस रिश्ते की वजाहत करती। इसने आगे बढ़कर इनके फैसले पर मोहर लगा दी। सुन होते दिमाग और सर्द वजूद के साथ इसने दस्तखत करके वो पेपर्स वहीं छोड़ रहा था। माफ़ कीजिएगा तायाबुत, जाने से पहले एक बात की वजाहत भी ज़रूरी समझती हूँ मैं। ताई अम्मी और ज़ारा शहबाज भाई के लिए क्या सोचती हैं और क्या ख्याल करती हैं, इनके नज़रियात के बरक्स वो मेरे लिए बड़े भाइयों की जगह हैं और भाइयों की जगह कभी बदला नहीं करती। इसने कलम इन पेपर्स के पास रखा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकलती चलेगी। इतना बड़ा फैसला होने जाने के बावजूद इसे रोना नहीं आ रहा था, जैसे इसकी कहानी का यही अंजाम होना था। इसने ढल के आंचल को सर पर डालते हुए राइटिंग पैड उठाया और फिर वहीं कुर्सी पर बैठकर वो लिखने लगी। शान साहब, आपके हस्ब मंशा अपनी जगह छोड़ रही हूँ, अपने तमाम हकूक़ से दस्तबरदार हुई हूँ। इस ताल्लुक़ से रिश्ते बंधन को जो चाहे आप नाम दे लें, जिसे मजबूरी के मौसमों में महज अपनों की ख्वाहिश के तहत कायम किया गया था। और फिर मजबूरियों का ताल्लुक़ चाहे जितना ही पायदार क्यों ना हो, मजबूत नहीं होता और ना ही दिली ख्वाहिश आरजू से मशरूत होता है। आरजू पर याद आया, इसे अपना लीजिएगा, अच्छी लड़की और आपके साथ हर लिहाज से जचती है। ज़रिश की कमी भी पूरी कर देगी। रहेगी मेरी बात तो मैं आपकी ज़िंदगी में ना पहले कभी थी और ना अब आइंदा भी हो सकती हूँ। मलाल ना कीजिएगा, जो अच्छे लोग होते हैं इन्हें दूसरों के दिल टूटने का एहसास ज़्यादा रहता है, चाहे अपने दिल का खून ही होता रहे। आप बहुत अच्छे हैं और मुझे मालूम है कि इस मजबूरी के बंधन को आप कभी तोड़ नहीं सकेंगे। इसलिए ताया अब्बू की ये ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ और अपनी ख्वाहिश से अहमदियात जा रही हूँ हमेशा के लिए। अल्लाह हाफिज़ हूर। इसने आज़ुर्दगी के साथ घिरे एहसास के साथ खत तय करके रख दिया और फिर रात ढलती रही, आंखों में कटती रही। सुबह इसने अहमदियात जाने का फ़ैसला कर लिया था और अब यहाँ रुककर मज़ीद अहमक नहीं बनना चाहती थी। इसने अपना मुख्तसर सामान पैक किया और फिर शहबाज को अपने इरादे से आगाह किया। मगर तुम तो कह रही थी, वो हैरान हुआ। अब ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं, जाना तो है ही, आज या कल से क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें इस कदर मायूस नहीं होना चाहिए। जाना हो सकता है, हमेशा ही हो सकता है, ज़िंदगी में क्यों चलाता है, कोई बात यकीनी क्यों नहीं होती। मैं इस भाग दौड़ सच फरेब के खेल से उकता गई हूँ, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया। देखो, जल्दबाजी और गुस्से में कभी कोई फ़ैसला ना डालना, इसने से रोकना चाहिए। फ़ैसला जज्बाती नहीं हुआ करता। तुम चलने की तैयारी करो। मुख्तसिन कहकर रोमा के रूम की तरफ बढ़ गई। ये ख़त शान को दे देना। हूँ तुम बहुत गलत कर रही हो, अपनी जगह छोड़ देना, अक्लमंदी नहीं, खुद को मनवाना सीखो। अगर तुम यूँ भाई को अकेला कर जाओगी तो कोई भी फ़ैसला करना इनके लिए आसान हो जाएगा। कम अज़ कम तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारा एहसास ख्याल तो रहेगा। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ज़िंदगी महज रहम और खुदकर्शी की कैफियत में नहीं गुजारी जाती। अगर इन्हें मेरी तलब मेरा एहसास होगा तो मेरे बाद भी मेरा ख्याल करेंगे, वरना तो मेरी मौजूदगी का होना ना होना बराबर है और मेरे सामने भी वही फ़ैसला करेंगे जो आखिरकार इन्हें करना है। वो अगर मुतनफ़र थी तो ऐसा गलत भी नहीं था। रोमा को खुद भी अपने माँ बाप के फ़ैसले और ख्याल से धचका पहुँचा था। अगर वो दरमियान में न होती तो बिलाशुबा आरजू हर लिहाज से शान के लिए मौजूद तरीन थी, मगर इसकी मौजूदगी और इस रिश्ते के होने के बावजूद भी इस किस्म की सोच रखना सवाए सफ़ाकी खुदगर्जी के कुछ ना था। एहसान मिर्ज़ा ने इसके जाने से पहले जिन पेपर्स का जिक्र किया था, इसने शान के झुकाव महसूस करके सोचा था कि कभी इस ख्वाहिश पर महर नहीं लगाएगी, मगर इसके आरज़ू के साथ होने की खबर ने इसके दिल पर जैसे छुरियां चला डाली थी। इसने नहायत खामोशी और बेहिसी के साथ इन पेपर्स पर साइन किए और फिर अपने अंदर रोते से सकते दिल की चीखों को साथ इसी रात इसने शहबाज के साथ हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया। कुल छड़े तो उड़ान होते गया है। शान बंदा पूछे, अगर तुम वाकई इस रिश्ते को निभाने में इंटरेस्टेड हो तो उसके साथ सीधी सीधी बात करो। चवला वड्डा। कितने दिन हो चुके थे इसे अहमदियात आए रोज़ ही एक मंजर देखना, चूँकि नानी का घर इस गली में सबसे आखिरी था। इसकी छत से दूर तक जाती सड़क नज़र आती और रोज़ वो नानी किस्सा पढ़ने पर ऊपर चली जाती थी। मंडेर से लगकर वो दूर तक नज़र आती सड़क और इन दरख्तों को तका करती थी जो इसके इतराफ़ में फैले हुए थे। इसे यूँ लगता है जैसे एक दो दिन वो अचानक ही इसकी ज़िंदगी में चला आएगा और बोलेगा, मुझे तुमसे इतनी हमाकत की तवक्का ना थी, मेरा इंतज़ार तो क्या होता। शहबाज ने इसे कितना समझाना चाहा मगर वो ना मानी। वो शान के आने तक रुककर मज़ीद तमाशा नहीं बनना चाहती थी और अब जबकि वो कागजात पर दस्तखत कर आई थी, इससे इस शख्स से क्या ताल्लुक़ था। बारिश के होने से सर्दी बढ़ गई है। हूर बच्ची यहाँ आकर लेट जा, खिड़की बंद कर दे, बीमार पड़ जाएगी। नानी की आवाज़ से सोचो के जंगल से खींच लाई थी। इसने आंखों में आए आंसुओं को हथेलियों से रगड़ा और फिर खिड़की बंद करके अपने पलंग पर चली गई। बारिश हो जाने से वो आज छत पर नहीं जा सकी थी। मौसम सरमा की पहली बारिश थी। गाँव की बारिशें सर्दियाँ गर्मियाँ भी शिद्दत पसंद होती हैं। इसे अपने घर की निस्बत यहाँ ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। क्या सोचती रहती है हर वक्त, इस बार तो लगता ही नहीं तू आई हुई है। ना हंसी ना मजाक। बेला भी कह रही थी, नानी से क्या हो गया भला, अब मैं इसे क्या बताती कि कुछ बोले तो पता भी लगे, दिल हल्का ही हो जाएगा तेरा। खाली सुनसान कमरे में इनकी आवाज़ गूंजी इस तक पहुँच रही थी। वो इन्हें क्या बताती, एक बात से 100 बातें निकलती और फिर वजाहतें शुरू हो जाती। वो कहाँ कहाँ अपने खुद साख्ता खुदशात वसवसों का यकीन इजहार करती और फिर इस फैसले का भी जो वो गुस्से की गिरफ्त में कर आई थी और दिल अब तक मलाल की कैफियत में डूबा हुआ था।
और फिर इस फैसले का भी जो वो गमो गुस्से की गिरफ्त में कर आई थी और दिल अब तक मलाल की कैफियत में डूबा हुआ था। बाहर बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। ज़बरदस्त धमाका हुआ, कहीं बिजली गिरी थी। वो लिहाफ सर तक ओढ़े खामोश साख्त अपनी जगह पर पड़ी थी। अचानक ही लाइट गायब होगी। इसकी बंद आंखों के आगे वो मंजर रोशन होगा जब किसी मेहरबान की आगोश में आकर वो बेखौफ हो गई थी। सारे वहम, सारे खौफ जाते रहे थे। इसकी खुशबू जैसे अब तक इसके आसपास ही बिखरी हुई थी। नानी शायद सो चुकी थी, वरना इसे उठकर लालटेन जलानी पड़ती। वो अंधेरे से बड़ा वहम खाया करती थी। इसने आहिस्तगी से लिहाफ सर से हटाया। ठंडी हवा का बड़ा सा बेटा एंड पे आप 1 मिनट थोड़ी सी रह गई मेरे बच्चे। ठीक है चलो। ठंडी हवा का सपेड़ा सा आकर इस चेहरे पर लगा। वो हाथ मलती उठ खड़ी हुई और फिर खिड़की खोलकर इस रास्ते पर लाशऊरी तौर पर नजरें जमा दी जहाँ से इसके आने की तवक्को हो सकती थी। नानी की हवस खराटे जारी थी और इसे मुकम्मल तौर पर किधर गया हाँ इसे मुकम्मल तौर पर शान को सोचने का मौका मिल गया था। इसने लालटेन जलाई और फिर खिड़की के पट से लगकर बाहर का मंजर बारिश देखने लगी। पानी की एक बौछार वहाँ से बाहर की मंजर धुंधला गया था और एक बार फिर वो सोचा में डूब चुकी थी। अब तक वो आ चुका होगा और यकीनन ताया ने वो कागजात इसे दिखा दिए होंगे। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। क्या ज़रूरी है कि हम हमेशा ही अपनी हमाकतों पर अफसोस करें और आंसू बहाते फिरें? जब एक फ़ैसला हो गया तो फिर ये मलाल दिल से जाता क्यों नहीं? ज़रिश की तरह हमारे दरमियान से कोई पैमान भी नहीं हुए थे और ना ही पसंद चाहत का इजहार। इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टपकने लगे। बाहर तो बारिश जारी थी ही, अब अंदर भी बरसात शुरू हो चुकी थी और इसकी ज़ात पर सब्र कर चुकी थी, मगर यहाँ वो इसे भुला नहीं सकती थी। 2 हफ्ते हो चुके थे जब वहाँ से आए हुए। अभी तक किसी ने खैरियत का फ़ोन भी नहीं किया। कहीं तू लड़कर तो नहीं आई? नानी अपने खदशात वसवसों समेत परेशान थी और इसकी गहरी संजीदगी को खामोशी से हरासा। शहबाज ने शान की मसरूफियत के मतलब इन्हें यही बताया कि वह जॉब के सिलसिले में कहीं गया हुआ। इस वक्त उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब तो इसे आ जाना चाहिए था। आता नहीं तो कम अज़ कम अपनी बीवी को ही फ़ोन कर लेता। इनकी नज़रें एक बार फिर हूर पर जा रुकी थी जो धुले हुए कपड़े तह करके रख रही थी। तू ही फ़ोन करके इनकी खैरियत पूछ ले बच्ची, इन्होंने इसे पुचकारा था और एक बार फिर मतवज्जा किया। कर लूँगी नानी, अभी 1 महीना तो होने दे। इतने अरसे बाद आई और आप मुसलसल भगाने पर तुली हुई हैं। जाने फिर कभी आना भी हो कि नहीं? वो बेजार हुई। शान अच्छा लड़का, वो आने देगा। पिछली बार होकर गया था सब, तभी मैंने इसे देखकर तेरे लिए दुआ की थी कि देख ले सच्ची दुआ में कितनी तासीर होती है। अल्लाह से एक बार इंसान गिड़गिड़ा कर खलूस से दुआ मांगे, देखो वो कैसे नहीं देता। बस ये इंसान बड़ा नाशुक्र खुदगर्ज है, जल्दी का शोर मचाने लगता है, इससे सब्र नहीं होता। वो अपनी सुना रही थी और अपनी जगह बुत बन चुकी थी। काश मैं इन पेपर्स को साइन नहीं करती, कोई कार्ड तो अपने हाथ में रखती, शायद वो लौट ही आता। वो इतना गैर मुतबर भी नहीं था कि मैं इतनी मुतनफ़र हो गई। नानी जो सिर्फ एक मुलाकात में इसकी अच्छाई की दावेदार हो गई, मैं तो कितनी हूँ इतने सालों रहने के बावजूद इन अच्छाइयों से वाकिफ़ ना हो सकी, क्यों एतबार ना कर सकी। इसे मैं मलाल घेरने लगा। तू बैठे बैठे कहाँ गुम हो जाती है? यूँ लगता है इस बार तो दिल से नहीं आई। वो इसे खोज रही थी। नहीं तो नानी, बस ज़रा सर्दी ज़्यादा है ना, शहर की निस्बत गाँव का माहौल बहुत शिद्दत रखता है। पिछली बार आई थी तो मौसम ठीक था। हाँ हाँ नहीं बेटा, अच्छा सॉरी गाइस, मगर अब इसने इन्हें टालना चाहा। तो समझती है इन बातों से मुझे बहला ले कि मुझ बूढ़ी ने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया। अगर शान से नाराज़गी है भी तो दिल साफ़ कर ले, वो बहुत फरमा बरदार और नेक सीरत बच्चा है, तुझे लेने ज़रूर आएगा। खामखा के अंदेशों का शिकार मत हो, अभी तो एक उम्र पड़ी है तेरे आगे। हो सकता है कि मुई नौकरी में देर हो गई हो। अच्छा है, नौकरी से लग जाएगा तो अपने बाप का ज़ेरबार नहीं रहेगा। ये एहसान मिर्ज़ा बुरी नज़र का आदमी है। तेरे बाप के हिस्से पर भी इन्हीं दोनों भाइयों ने कब्ज़ा कर रखा है और मुझे यकीन है निकाह भी अपनी माँ के दबाव में आकर वो कर बैठा होगा। वरना तुझे याद है जब तेरे माँ बाप ख़त्म हुए थे तो इस वक्त इन्हीं दोनों भाइयों ने इसरार किया था कि तुझे मेरे हवाले कर दिया जाए ताकि ददियाल से तेरा रिश्ता कट जाए और आइंदा के लिए इन्हें जायदाद का कोई मसला ना हो। मगर ज़ुबैदा बेगम बड़ी अच्छी औरत थी, लिहाजा अल्लाह जन्नत नसीब करे। बेगम किधर गया? इसने तुझे सीने से लगाए रखा और इनकी एक ना चलने दी। वो कई बार की दोहराई हुई कहानी सुना रही थी। इन्हें खबर ही नहीं थी कि वो इनकी मोहब्बतों को ठिकाने लगा आई थी और अब इतने सालों बाद भी इसका इनसे कोई रिश्ता न रहा था। इसने अपने हाथ से हर रिश्ते को आग लगा डाली थी, ख़त्म कर डाला था। जब नानी को असल की खबर होगी तो इन्हें कितना सदमा होगा और फिर हकीकतें कब छुपा करती हैं। अपने आप को अज़ियतनाक सोचों से आज़ाद रखने के लिए इसने कामों में घर का घिर कर अपने आप को मसरूफ़ करना चाहा, तभी बेला चली गई। तुमने तो ना आने की कसम खा रखी है। मैंने सोचा खुद ही चली हूँ। पता है आप ही आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, तुम्हें पूछ रही थी। अभी गई हैं तो यहाँ आ गई हूँ। इसका मुंह फूला हुआ था। पिछले हफ्ते 2 दिन रुकी थी। अच्छा नहीं लगता यूँ रहना। फिर नानी अकेली हो जाती है, इसने वजाहतें की। नानी पहले भी अकेली रहती थी, इन्हें आदत है भाई वो तन की।
पहले की बात और थी, अब जब तक मैं हूँ इन्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। और शहबाज की खैर खैरियत? शहबाज भाई अगले हफ्ते तक शायद आए। वैसे तुम्हारा फ़ोन आया था, इसे अचानक ही याद आया और इसका दिल धड़कने लगा, कहीं शान का ना हो। कोई रोमा थी शायद। कल दोबारा करेंगी, तुम चलना। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। इसका लहजा खुद ब खुद सख्त हो गया। वो हाथ धोकर किचन से निकल आई। इन सब से राब्ता तोड़कर तुम अपने हक़ में बुरा करोगी। न जाने क्या बात हो, किस सिलसिले में इसने फ़ोन किया, तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारी नाराज़गी शान से है, रोमा से नहीं। और फिर ये तुम्हारी ज़िंदगी का मामला, तुम्हें इस हद तक बेनियाज़ ताल्लुक़ नहीं बनना चाहिए। ये इसकी हठधर्मी बेला को हस्बे मामूल गर्म कर गई। 15 दिन हो चुके मुझे यहाँ आए हुए। इसने पलट कर खबर ली। इसकी खामोशी और लाताल्लुकी क्या ताया और ताई के फ़ैसले पर मोहर नहीं है? और फिर महज निकाह ही तो था जो इंतहाई मजबूरी और बेबसी के आलम में कर लिया गया था। वो क्यों करेगा मेरा एहसास? इसे अपने वालिदैन की खुशी भी देखनी है। और फिर आरज़ू जैसी लड़की की संगत किसे बुरी लगती है? झूठे बहलावों से बहलने और खुशफहमी में जीने की आदत अरसा हुआ मैंने तर्क कर डाली है। तुम्हें इसका इंतज़ार नहीं है? बेला ने गहरी नज़रों से उसका चेहरा पढ़ा। नहीं, मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है। वो सपाट लहजे में कहती बरामदे के सतून से लगकर खड़ी हो गई। क्यों पर्दों में छुपाने की कोशिश करती हो? जब से तुम यहाँ आई, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा पूरा वजूद महज इंतज़ार बनकर रह गया। तुम अपने और इनके दरमियान खाली निकाह के ताल्लुक़ को कोई अहमियत नहीं देती कि ये सिर्फ लफ्ज़ है, रिश्ता नहीं। हालांकि तुम दिल से इसे कबूल कर चुकी हो, मगर अपने टूटने बिखरने के ख्याल से इसका इतराफ़ नहीं करती। ये महज लफ्ज़ नहीं, दिल पर रकम वो हकीकत है जिसमें मुसलसल नज़रें चुरा रही हो। सच तो यह है चुका तुम इस शख्स से भाग कर यहाँ आई हो, इसे खोने के ख्याल से, महज इसकी जुदाई के डर से तुम अपने अंदर की सच्चाई को अब तक दबाती आई हो। कह दो कि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है, इसका इंतज़ार नहीं है। इसने हूर की आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा। इसकी आंखों पानियों से धुंधलाने लगी। ज़रूरी तो नहीं जिनसे हमें मोहब्बत हो वो भी हमें ही चाहे। इनकी अपनी पसंद भी तो हो सकती है। और फिर मुझे मालूम है कि वो नहीं आएगा। वो एक मेरी खातिर क्यों अपने प्यारों को नाराज़ करेगा? रोमा ने इसे मेरा ख़त दे दिया होगा। मुझे इसका नहीं बल्कि अपने डाइवोर्स पेपर्स का इंतज़ार है। ये क्या किया तुमने? वो बेला दंग रह गई। मैं रोज़ अज़ियत की सूली पर नहीं चढ़ सकती थी। यकीन और बेयकीनी के दरमियान लटकने से बेहतर था ये फ़ैसला हो जाए, वो भी खुश और मैं भी। मुझे तो यूं ही जीने की आदत है, जी लूँगी। आंसुओं से तरसरुख चेहरे को दुपट्टे से पहुँचती वो दिलगिरी से कह रही थी। ये तुमने बहुत गलत किया। इंसान को कम से कम अपना इतना हक आसानी से किसी पर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों का निकाह हुआ था, कोई मजाक नहीं कि इस वक्त ज़रूरत थी, कर दिया, बाद में तोड़ दिया। तुम्हें मालूम है निकाह तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह भी इस फेल को कतई पसंद नहीं करता। क्या सारी गलती मेरी थी? ताया को इसका एहसास नहीं था? वो बड़े थे, रोक सकते थे, मगर वो क्यों रोकते? इन्हें तो खुद ज़रूरत थी। उन्होंने पेपर्स दिए, मैंने साइन कर दिए, बस। प्लीज़ अब मुझसे कुछ मत पूछो। बनाने के ख्याल से जल्दी जल्दी चेहरा और आंखें खुश करने लगी। तुमने हमाकत की इंतहा कर डाली। पहले शान से पूछ तो लेती। कम से कम इंसान को इतना बेदपार नहीं होना चाहिए। और शान भाई, मुझे नहीं लगता कि वो इस फैसले को कबूल करेंगे। वो ऐसे लगते तो नहीं है। बेरा इंतहाई तासुब से कह रही थी। अब क्या हो सकता है? अब तो कोई भी मेरा कार्ड मेरे हाथ में नहीं, और अगर होता भी तो क्या फ़र्क पड़ता था? वो बेदपारियों की हद पर खड़ी से इंतहाई बदगुमान मुतनफ़्फ़र दिखाई दी, जब जैसे सबसे ही नाराज़ व खफा हो। बेला ने ज़िद छोड़कर अपने हाथों पर अपना सर रख लिया था। नानी बाज़ार जा नहीं सकती थी, इसलिए कस्बे के बाज़ार से वो महीने का राशन लेने गई थी। पड़ोस का बच्चा भी इसने इस ख्याल से साथ ले लिया कि कहीं सामान का कोई मसला ना हो। जब वो घर आई तो काफ़ी सामान इसके हाथ में था और बाकी बच्चे ने संभाल रखा था। ओ नानी, आपकी ख़रीदारी ने मुझे थका मारा। इतने सामान देखे, मैं पानी पी कर आती हूँ। वो इनके तख्त पर ही तमाम सामान रखती यूं ही उठी, अपनी जगह पर बुत बन गई। शान से तो मिल ले, तू बाज़ार गई और वो आया है। इतने दिनों बाद इसे अपने सामने देखना ख्वाब जैसा था। पानी? शान के लफ्ज़ों पर इसकी पलकें लम्हा भर के लिए उठी। वो बेहद सर तासुरात से इसकी तरफ मतवज्जा था। इसने लरसते हाथ से गिलास थाम लिया और धूप से दोबारा तख्त पर गिर सी गई। इसे सामने देखकर सारे मलाल नुकसान याद आने लगे। थकन सवा हो गई। बैठी क्यों है? जाकर खाने का इंतज़ाम कर। देख, इतने दिनों बाद बच्चा आया। वो उसकी खामोशी पर टोकते हुए बोली तो वो उठ खड़ी हुई। इसे तो खुद वहाँ से फ़रार का बहाना चाहिए था। इसकी काटदार नज़रों से छिपने का मौका मिल रहा था। वो बावर्ची खाने में खाने के सिलसिले में तैयारी कर रही थी, तब दरवाज़े पर इसकी आहट पाकर चौंक उठी। वो दरवाज़े में उस्तादा बेहद संजीदगी और सर्दो महर तासुरात के साथ इससे तक रहा था। इसके हाथों से छुरी फिसल कर स्लैब पर जा पड़ी और दिल वहशत से सीने में तेज़ी से धड़कने लगा। शायद वो बैठकर इसके फटने का इंतज़ार करने लगी। क्या बकवास तहरीर करके आई थी तुम? बड़ा शौक है तुम्हें लहदगी का? आखिरकार वो दबे दबे लहजे में अपने गुस्से का इजहार करने लगा। वो ताया ने कहा कि आप राज़ी हैं और मैं ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लित हूँ, महज आप पर बोझ बनने के ख्याल से। और फिर हमारा ताल्लुक़ मजबूरी के मौसम में बंधा था, कोई ज़ाती दिलचस्पी और खुशी तो थी नहीं।
वो आहिस्ता आहिस्ता ठहर कर इसे बताने लगी, तुम इंतहाई अहमक और बेतबार लड़की हो। वो अब्बू की खुशी हो सकती थी, मेरी नहीं। और तुम्हें कोई फजूल हरकत करने से पहले कम से कम मुझसे राय ज़रूर लेनी चाहिए थी, या मुझ पर एतबार करके ही रुक जाती। मगर तुम क्यों एतबार करती? तुम्हें पूरी दुनिया पर यकीन हो सकता है सिवाय मेरे। क्या ज़रूरी है कि कोई मोहब्बत का इजहार करे तभी इसका यकीन किया जाए? मोहब्बत लफ्ज़ों से मशरूत नहीं होती। वो इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख करते हुए बोला तो इसकी भीगी पलकें और चेहरा देखकर नरम पड़ गया। तुम औरतों के पास बस एक यही वाहद हथियार होता है जिससे मजलूम मर्दों के दिल पर छुरियाँ चला देती हो। अब मुझे कितना गुस्सा था तुम पर, मगर इस वक्त आंसू सारा काम ख़राब कर किए दे रहे हैं। फ़ौरन पहुंच डालो इन्हें। वो बेबसी से सख्त लहजे में गोया हुआ तो वो आंचल से चेहरा रगड़ने लगी। अब आंसू गिराए बगैर जल्दी से बताओ, तुम वो हमाकत क्यों करके आई थी? क्या कभी तुमने मुझे आरज़ू के साथ फ्लर्ट करते देखा, या फिर मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा रखता हूँ? जब मैं इस्लामाबाद से आया तो तुम्हें ना पाकर मेरी जॉब की सारी खुशी किरकिरी हो गई। फिर रोमा को दिया जाने वाला ख़त पढ़कर मेरा दिल चाहा कि अगर तुम सामने होती तो 2 थप्पड़ तो तुम्हारे यकीनी तौर पर लगा देता। रात में अब्बू ने मुझे वो पेपर दिखाए, तुम सेपरेशन की दरख्वास्त कर आई थी। अगर मैं जज्बाती या जाहिल मर्द होता तो इस तौहीन पर लाज़िमन दस्तखत करके तुम्हारी खुशी पूरी कर डालता। मेरी खुशी क्यों? आपको आरज़ू के साथ देखकर महज आपकी खुशी के लिए मैं रास्ते से हटी थी। वो एहतजाजन चिल्ला उठी थी। मुझे यकीन था कि तुम गलतफहमी का शिकार और महज गुस्से और जज्बात में तुमने इन पर दस्तखत किए। काश तुमने भी अब्बू और अम्मी की बातों और हालात की बजाय मेरा यकीन किया होता। क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि आरज़ू मेरी खुशी है और मैं इसे अपनाना चाहता हूँ? इसकी शिकवा की ना नज़रों पर गिड़बड़ा कर रहेगी। फिर मैं क्या करती? आप आरज़ू और अली भाई के साथ गए थे और यहाँ आपके वालिदैन आरज़ू के साथ आपके रिश्ते की बात कर रहे थे। मुझे बदगुमान बेएतबार आपके सलूक ने किया। मैंने सोचा आप भी अपने वालिदैन की तरह अपनी बहन का ही सोचेंगे। इसने सुरख आंखों को रगड़ते हुए सच बताया। पहली बात तो ये कि इनके साथ मैं ज़ारा के ही ताल्लुक़ के हवाले से गया था। दूसरा, आरज़ू को मैंने अपने निकाह के मुताल्लिक़ बता दिया था। वो भला क्यों एक शादीशुदा मर्द के ख्वाब देखती? ऐसी कोई कमी भी नहीं है इसे। दूसरे, ज़ारा और अली एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे रिश्ते की बात तो निकाह का किस्सा ओपन हो जाने से पहले ख़त्म हो चुकी थी। इसकी वजाहत ने तो इसके अंदर ठंडक सी उतरती चली गई। बेला सच कहती थी, मैं इंतहाई बेतबार लड़की। उसने लम्हा भर को शर्मिंदा होते हुए सोचा, फिर जल्दी से बोली, फिर इतने दिन क्यों लगा दिया आपने आने में? तुमने इंतज़ार किया था? वो शरारत से बोला। इसकी वजाहतों ने बदगुमानी को धो डाला था। बहुत रोज़ाना करती थी, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, और मुझे हर रात तुम्हारे ना आने पर शदीद गुस्सा आया करता था। और रोज़ मैं अपने आप से अहद करती थी कि अब नहीं करूँगी, और फिर मजबूर हो जाया करती थी। इसका दिल चाहा अपने महसूसात से आगाह कर दे, मगर वो चिढ़ाने के लिए बोली, मैं क्यों करती? इसने अनजान बनने पर इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ करते हुए पूरे इस्तेहकाक से बोला, अब बोलो, नहीं करती थी? इसकी आंखों में इतने रंग, इतने जज्बे और कशिश थी कि इसके आर्ज़ों का रंग गहरा होता चला गया। इसने नज़रें ही नहीं, सर भी झुका लिया था। इसका हाथ इसके सीने पर दिल की धड़कनें महसूस कर रहा था, जो इसने अपने और इसके दरमियान फासले की हद के लिए रखा था। मैंने कुछ पूछा था, वो इसके सवाल से बचने के लिए बोली थी, और वो जो इस देखना चाहता था कि इसकी आंखों और चेहरे पर पड़ चुका था, इसलिए धीमे से मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा खत पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुमने बेतबारी की इंतहा करते हुए यहाँ तक लिख डाला कि मुझे डिवोर्स देकर आरज़ू से शादी कर लीजिए। मैं ऐसा ही गिरा पड़ा नज़र आता हूँ ना तुम्हें? जिसे देखूंगा इसके पीछे चल लूँगा, महज दौलत की चमक दमक के लिए। पहले दूसरे तुम पेपर साइन करके आई थी, मैंने गुस्से में इन्हें फाड़ कर वहीं फेंक दिया था, और दूसरे दिन इस्लामाबाद चला आया था, जहाँ मुझे जॉब मिली है। वहीं घर का बंदोबस्त भी हो गया था। फ़िलहाल तो 3 कमरे का फ्लैट है, तरक्की हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा घर भी ले ही लेंगे। मैं इसे डेकोरेट करवा रहे थे ताकि तुम्हारे रहने के काबिल बनाया जा सके। सारे शिकवे दूर हो गए थे, तमाम खदशात वसवसे भाप बनकर उड़ गए थे। तमाम मंजर जो पहले धुंधले थे अब वाज़ेह तौर पर रोशन हो चुके थे। मैंने नानी से बात कर ली है, फ़िलहाल वो बड़ी बनकर तुम्हारी रुखसती कर देंगी। अम्मी अब्बू का वक्ती गुस्सा है, और वो जब उतरेगा तो वो ज़रूर तुम्हें लेने आएंगे। रुखसती? इसके हाथ पाँव भूलने लगे, चेहरे पर हमाइयाँ उड़ने लगी। ज़िंदगी के इस रुख के मुतल्लिक तो कभी सोचा ही नहीं था। इसने शान की गिरफ्त से निकलते हुए बौखला कर कहा, शायद नानी आवाज़ दे रही हैं। डोंट वरी, वो इस सिलसिले में खाला से बात करने इनके घर गई हैं। इसके होठों पर शरीर मुस्कुराहट थी। इतनी जल्दी? वो हमारे हैरत के चिल्लाई थी। जिस ख्वाब लम्हे से वो नज़रें चुराती आई थी वो आन पहुंचा था। जल्दी कहाँ? ये नहायत आजमाइश का दौर था जब मैं इंतहाई मायूसी और डिप्रेशन की कैफियत में इस्लामाबाद वापस लौटा था। तुमने सेपरेशन के कागजात पर दस्तखत करके मुझे एक तरह से जलील कर डाला था। ये साबित कर दिया था कि तुम्हें मुझसे कतई यकीन नहीं है। मैं कितने ही दिन गम और गुस्से की कैफियत में रहा। सोचा था अब तुम्हारी कभी सूरत नहीं देखूंगा, मगर शान ने एक पल को साख खड़ी हूर पर नजर डाली, सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, मगर फिर रफ्ता रफ्ता मेरा गुस्सा अफसोस में और अफसोस सोच में बदलता चला गया। मैंने सोचा ज़रिश पर मुझे कितना मानो यकीन था। हमारा सालों का साथ था और मोहब्बत भी कम न थी, मगर फिर एकदम इसने सब कुछ ख़त्म कर कर ला ताल्लुकी का ऐलान कर डाला। मेरे एतमाद को मजरूह करके मुझे शिकस्त खुर्दा कर दिया। इस वक्त तुम ही थी जिसने दोस्त बनकर साथ दिया और वही असूल याद दिलाया जो मैं भूल चुका था। जब वो इतने पुराने साथ को, एतबार और यकीन को मेरी मोहब्बत पाने के बावजूद तोड़ सकती है, तो फिर मैंने तो तुम्हारी झोली में अपने एतबार का, मोहब्बत का कोई फूल भी नहीं डाला। तुम्हें अपनी चाहत और एतबार का कोई ऐसा पल नहीं दिया कि तुम मेरे एतबार पर रुकती या फिर इस फैसले पर मुनहरिफ होती। बस सिर्फ इस एक बात ने आगे
के रास्ते खोल कर मुझे भटकने नहीं दिया। अब मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, पूरा दिन पड़ा रुखसती में। तुम्हें जिससे मुलाकात करनी है कर लो, कल तक हम अपने नए घर होंगे। वो फैसला सुनाकर बावर्ची खाने से निकल गया तो वो शर्मिंदा पशेमान से इसके पीछे चली आई। इस शख्स को समझने में इसे भूल हो गई थी। इसने अंदर झांका, वो नानी के तख्त पर बैठा झुककर जूते उतार रहा था। आई एम सॉरी। काफ़ी देर झंझलाने, खुद से लड़ने और शर्मिंदा होने के बाद आखिरकार वो कह बैठी, व्हाट सॉरी। ये सब बताने का मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है। तुम बेहद बेदपार और कम अकल लड़की हो, आंखों और चेहरे की ज़ुबान से ना वाकिफ़। सो रुखसती के बाद सबसे पहले तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की एक बेवकूफ़ सी बेपरवाह लड़की जो न जाने कब अपनी अच्छाइयों मासूमियत समेत प्यारी लगने लगी, और इसने अपने साथ में ऐसा गुम किया कि बंदा अपनी पहली चाहतों मोहसन को भूला ही बैठा। शायद वो मेरी हमाकत थी। वो पुरसोच अंदाज में जेबों में हाथ डालते हुए गोया, शायद नहीं यकीन है, वो बेख्तियार बोली। फिर अपनी जल्दबाजी पर इसने होठों पर शर्मिंदा होकर अपना हाथ रखा तो वो खुशगवारी के मुकम्मल एहसास के साथ हंस दिया और फिर सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। ज़िंदगी दूर तक मुस्कुरा रही थी और इनके साथ थी। जी तो गाइस, ये छोटा सा नावल, फरमाइशी नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। कैसा लगा ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और जिनकी फरमाइश पे पड़ा वो तो लंबा सा रिकमेंड भी कर दीजिएगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बाकी ये अच्छा था नावल, और ऐसे ही हूर की गलती नहीं थी क्योंकि शान ने उसको एतबार दिया ही नहीं था। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपने नावल नेक्स्ट नावल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।